अध्याय 421 हताश जवाबी हमला। बैंग बैंग बैंग, तोप की गोलाबारी, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप, अराजक ऊर्जा क्षेत्र। मिथक जीन की सभी प्रकार की शक्तियां हवा में आपस में गुंथी हुई थीं, जो एक ऐसा जाल बना रही थी जो अंतरिक्ष के शून्य को मरोड़ रहा था। शरीर जितना बड़ा होगा, लक्ष्य भी उतना ही बड़ा होगा। यांत्रिक दैत्य एक ऐसे हाथी की तरह था जिसे हजारों चींटियां नोच रही हो और वह क्रोध में दहाड़ रहा हो। हजारों आंखों से लाल रोशनी निकली जो हर दिशा में अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी और हर चीज को बेतहाशा काट रही थी। आकृतियां लगातार हवा में इधर उधर भागती रहीं, एक पल की भी लापरवाही से उनका पूरी तरह से गायब हो जाना तय था। दोनों जातियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असंख्य अंतरतारकीय साधकों ने, जिनकी संख्या अपने शत्रु से कहीं अधिक थी, अंततः यांत्रिक दैत्य को बलपूर्वक रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन इसकी कीमत थी तारों भरे आकाश में आतिशबाजी की हर एक चमक, जो एक साधक के अपने सबसे कीमती जीवन को खोने का प्रतीक थी। क्रूर युद्ध, वीरतापूर्ण और दुखद, रक्त की नदी की तरह। और मांस और आग के इस प्रचंड प्रवाह में एक आकृति धारा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ी। बंदर राजा का क्षेत्र। वीर ने अपने हाथ फैलाए, एक अदृश्य क्षेत्र को सहारा दिया जिसने अंतरिक्ष और ऊर्जा को पूरी तरह से उसके नियंत्रण में ला दिया। मानो किसी वास्तविक बाधा का सामना करते हुए, लाल लेजर किरणें तेजी से आगे बढ़ीं, तुरंत चिकने दर्पणों की तरह परावर्तित हुईं, वापस उछली और अन्य लेजर किरणों से टकराकर चुपचाप विलीन हो गईं। भयंकर युद्ध एक भंवर की तरह था, लेकिन वीर उसमें से ऐसे गुजर रहा था मानो उस पर किसी कानून का कोई असर न हो। वह स्वतंत्र और निश्चिंत था। हालांकि उसका पीला चेहरा ये दर्शाता था कि वह उतना शांत नहीं था जितना वह दिख रहा था। ब्रह्मांड के मूलभूत नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा के प्रभाव को कम करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मन की किंग डोमेन को अधिकतम स्तर पर पहुंचा दिया गया था, जिससे हर पल जीन शक्ति की भारी मात्रा का उपभोग हो रहा था। वीर ने अपने दांत पीसते हुए मुंह में 9 रिवॉल्यूशंस रिबर्थ पिल पकड़ी हुई थी और अपनी ओरिजिन ची को तेजी से फिर से भरने के लिए ची रिफाइनिंग तकनीक को सक्रिय कर रहा था, जबकि उसकी निगाहें मैकेनिकल जायंट की छाती में लगे सौर भट्टी पर टिकी हुई थीं। और करीब, जैसे ही यह ऊर्जा केंद्र नष्ट हो जाएगा, जीत हमारी मुट्ठी में होगी। अब हताशा भरा जवाबी हमला शुरू होने वाला था। वीर ने अचानक से फिर से रफ्तार पकड़ी और सीधे आगे बढ़ने लगा। भट्टी, एक विशाल अग्निगोले की तरह, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और गर्मी उगल रही थी, जो अब ठीक उसके सामने थी। लेकिन इस समय वीर के लिए यह आशा की रोशनी से भरा हुआ था। मेरे लिए रास्ता बनाओ, वह दहाड़ा, उसका हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ में एक लोहे का डंडा प्रकट हुआ, जो तेजी से बढ़कर 100 मीटर लंबे लोहे के खंभे में बदल गया। उसने अत्यधिक बल से प्रहार किया, जिसका उद्देश्य सौर भट्टी को पूरी तरह से नष्ट करना और उसे धमाके के साथ विस्फोटित करना था। खतरे को भांपते हुए यांत्रिक दैत्य पर मौजूद सैकड़ों आंखें एक साथ उस पर टिक गईं, ऊर्जा केंद्रित हुई, तंत्र आपस में जुड़ गए और पल भर में उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ दिया। इतनी भीषण शक्ति से मांस और रक्त का एक शरीर पल भर में वाष्पीकृत हो जाएगा, उसका एक कण भी नहीं बचेगा। इतनी दूर आ जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, न ही वह पीछे हट सकता था। एक बार मौका हाथ से निकल जाने पर उसे वापस पाना असंभव था। एक पल में वीर ने अपने ग्रेट ऐप जीन को अधिकतम कर लिया, अपने स्टोन मन की बॉडी को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया और हिंसक हमलों की इस लहर का बलपूर्वक सामना करने का इरादा किया। अचानक एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। आवाज स्पष्ट, दृढ़ और प्रभावशाली थी। कछुआ सांप ताइजी। एक बड़ा कदम उठाते हुए एक महिला ट्रू मार्शल गॉड प्रतिमा ने दोनों हाथों से ताइजी मुद्रा को चित्रित किया। उसकी जीवन शक्ति ने एक वृत्त का निर्माण किया, वीर के सामने मजबूती से अवरोध उत्पन्न किया, लगातार घूमती रही, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से पीसते हुए। लाल बत्तियां उसमें गिरीं, तुरंत ही शक्तिशाली जीवन ऊर्जा से टकरा गईं और एक पिंड में विलीन हो गईं। तुम आगे बढ़ो, मैं रास्ते में आने वाले हमलों को रोक दूंगी। याद रखना, मेरी जीवन शक्ति विस्फोट की गुप्त तकनीक केवल 10 मिनट तक ही तुम्हारा साथ दे सकती है। झाओ युए की गंभीर आवाज उसके कानों में गूंजी। वीर ने सिर हिलाया। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ में आ गया। समय अनमोल था, देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। शिष्टाचार की बातों में समय बर्बाद किए बिना वीर ने माइंड मन की पावर का उपयोग करके खुद को सशक्त बनाया और सीधे झुलसा देने वाले कणों के तूफान में घुस गया। अंतरिक्ष में दूरी बहुत अधिक थी और 10 मिनट बहुत कम थे, एक सेकंड भी गंवाया नहीं जा सकता था। रोमांटिक भावनाओं के लिए समय कैसे निकल सकता है?
धधकती भट्टी से सूर्य की तरह अनंत प्रकाश और ऊष्मा निकल रही थी। महान ऋषि छड़ी तकनीक। वीर का शरीर हवा में धनुष की तरह झुक गया, उसके हाथों में लोहे का डंडा था और उसने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर प्रहार किया। उसके भीतर माइंड मन की पावर समाहित थी। वूश। असीम दिव्य लोहे में अपार शक्ति थी जो सब कुछ कुचल देती थी। अगर वह सूर्य होता तो मेरी लोहे की लाठी के नीचे वह भी एक ही वार में चकनाचूर हो जाता। एक बार यह संकल्प ले लेने के बाद ये कभी नहीं डगमगाएगा। टकराना। जैसे ही लोहे का डंडा छोटे से सूर्य को चकनाचूर करने वाला था, अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। लोहे की छड़ी मानो किसी अदृश्य बाधा से टकराए और तुरंत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। एक प्रबल बल वापस लौटा जिससे उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। फिर अचानक वीर को एहसास हुआ कि सौर भट्टी के परे एक मोटी ऊर्जा ढाल थी जो एक ठोस दीवार की तरह थी जिसे हिलाना मुश्किल था। उसका दिल एकदम बैठ गया। उसने मैकेनिकल जायंट से ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं की थी जिससे उसकी योजना विफलता के कगार पर आ गई थी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के बाद वह हार नहीं मान सकता था। हालांकि कई अंतरतारकीय साधक मौजूद थे, लेकिन केवल शक्ति के बल पर यांत्रिक दैत्य को सीधे मुकाबले में हराना असंभव था। गुणात्मक अंतर की भरपाई मात्रा से नहीं की जा सकती। सौर भट्टी को प्रज्वलित करके और आंतरिक विस्फोट करके ही जीत की संभावना थी। इस समय भले ही वह एक बेहद मुश्किल परिस्थिति में था। अंतरतारकीय योद्धा के हताश जवाबी हमले का झंडा पहले ही फहराया जा चुका था और वह किसी भी कीमत पर इसे अपने कारण बीच में ही बाधित या त्यागने नहीं देगा। अन्यथा पहले किए गए सभी प्रयास और बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। उसके हृदय से एक अदृश्य शत्रुता उमड़ पड़ी और वीर की आंखें अनजाने में खून की तरह लाल हो गईं। महान ऋषि स्वर्ग के समान। मन की शक्ति के प्रभाव से उसके पूरे शरीर की ताकत अचानक ही बढ़ गई। 3 बार, 10 बार, 50 बार। बंदर राजा का क्षेत्र पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया और उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मन बंदर शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया। पल भर में उसका शरीर फूल गया और उसने अपने भीतर लावा की तरह शक्ति का प्रवाह महसूस किया जो उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दे रहा था। हाँ, वीर ने सांस छोड़ी, उसकी लाठी चलाने की तकनीक विकसित हुई। उसने अभूतपूर्व उग्रता के साथ प्रहार किया, लाठी पर परछाई के साथ नाचने लगी। उस विशाल शक्ति का उद्देश्य अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से कुचल देना था। बैंग बैंग बैंग। उसके मुक्कों के वार किसी अदृश्य बाधा पर बरसते हिंसक तूफान की तरह थे जो घंटों और ढोलों की तरह गूंजते थे। अदृश्य अवरोध पर बार बार प्रहार किया गया और टक्करों से चिंगारियां निकली जिससे एक अर्धगोलाकार अवरोध का पता चला जो यांत्रिक विशालकाय के सीने की मजबूती से रक्षा कर रहा था। इस प्रबल बल ने परमाणु सम्मेलन भट्टी को एक नियंत्रणीय अवस्था बनाए रखने की अनुमति दी जिसमें ऊर्जा उसके नियंत्रण में थी, जिससे उसने एक भौतिक इकाई से कम शक्ति प्राप्त नहीं की। लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वीर के मन में पीछे हटने का कोई विचार नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर लगातार हमला किया, मानो पारा जमीन पर बह रहा हो। उसका हृदय जितना मजबूत था, उसकी शक्ति भी उतनी ही प्रबल थी। लिंगमिंग स्टोन मंकी को शिनयुआन माइंड मंकी के नाम से भी जाना जाता था और माइंड मंकी पावर का सार ठीक इसी में निहित था। 60, 70, 80। धुंधला सा, मानो किसी सीमा को छूते हुए उसने मिथक जीन के सार को समझा। वीर ने स्वयं को सन वुकोन के पौराणिक मार्ग के साथ अधिकाधिक संरेखित होते हुए महसूस किया, मानो वह वही बंदर बन गया हो, असंभव को संभव कर रहा हो, स्वर्ग में तबाही मचा रहा हो, नियमहीन और बेलगाम। जल्द ही उसकी शक्ति में हुई वृद्धि वास्तव में 100 गुना के आंकड़े को पार कर गई। जब शक्ति इस स्तर पर पहुंची तो इसने गुणात्मक सीमाओं को तोड़ते हुए एक उच्च स्तर पर उड़ान भरी। दरार। वीर के लिए चरमराहट की आवाज स्वर्ग की आवाज के समान थी। उसने देखा और घबराकर पाया कि कठोर ऊर्जा ढाल पर वास्तव में एक ही लाठी के प्रहार से चोट लगी थी, जिससे एक भयानक दरार बन गई थी जो लगातार फैलती और बढ़ती जा रही थी। विजय का सूर्योदय हो चुका था। अध्याय 422 कलाबाजी बादल। वह एक राक्षसी बंदर में परिवर्तित हो गया। वह एक अद्भुत मानसिक अवस्था में लीन हो गया। पौराणिक बंदर के साथ उसका गहरा संबंध स्थापित हो गया और उसका मिथ जीन उत्तेजित होकर तेजी से सक्रिय हो गया। उसकी शक्ति उसके भीतर और अधिक गहराई से समाहित हो गई, जिससे वह उसे अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सका। मन जितना विशाल है, शक्ति भी उतनी ही विशाल है। उसके सीने में दुष्ट ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह पनप रहा था, जो प्राचीन और अटूट था। 10,000 वर्षों के बाद भी समाप्त होना असंभव था। वीर की आंखें खून से लाल हो गई थीं और वह बेहद खून खराबे के लिए बेताब और हिंसक हो गया था।
क्या कोई चीज उसके रास्ते में रुकावट डाल रही है? फिर यदि उसे कोई पर्वत दिखाई दे तो वह उसे दो भागों में बांट देगा, यदि उसे जल दिखाई दे तो वह उसे काट देगा, यदि उसे आकाश दिखाई दे तो वह आकाश को चकनाचूर कर देगा। लोहे की छड़ लगातार बिना थके हिंसक रूप से वार करती रही, मानो उसके दिल का सारा गुस्सा निकाल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में कोई भी चीज उसकी प्रगति को जरा भी रोक नहीं सकती। इतनी दूर तक आने के बाद वह अपने प्रयासों को व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था। वीर अथक, अडिग और कभी न थकने वाला था। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ रहा था जो अंतहीन और निरंतर थी। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा और रक्त लावा की तरह उबल रहे थे, मानो उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हो और तीव्र गर्मी की लहरें उत्सर्जित कर रहा हो। माइक्रो मैकेनिक के अंदर लगे लाइफ डिटेक्टर का थर्मामीटर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और लाल हो गया, जो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि उसका पूरा शरीर सूखकर उबल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन पागलपन के बिना जीवन संभव नहीं है। अक्सर सबसे चरम पागलपन में ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मन की शक्ति में वृद्धि के कारण उसने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से खर्च कर दिया और उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। जब ये 100 गुना वृद्धि की सीमा को पार कर गई तो ऐसा लगा जैसे वह एक नए स्तर पर पहुंच गई हो। वह अलौकिक शक्ति वास्तविकता के सार में हस्तक्षेप करने में सक्षम प्रतीत होती थी। वूश, महान ध्वनि अश्रव्य होती है, महान रूप अदृश्य होता है। छड़ी का एक साधारण और सामान्य सा प्रहार, बिना किसी ध्वनि या परछाई के, केवल बहते पानी की तरह लहरें छड़ी के पथ के साथ फैलती हुई। वह असीम और अनंत शक्ति द्वारा अंतरिक्ष को विकृत किए जाने का चमत्कार था। एक ही प्रहार ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। अंतरिक्ष से जुड़ा ऊर्जा कवच भी उसके साथ ही मुड़ गया और चकनाचूर हो गया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज कानों को साफ सुनाई देती है, जैसे प्रकृति की आवाज हो। वीर की लाल आंखें चारों ओर घूमी और उसने देखा कि अटूट एकीकृत कठोर ढाल पर एक सूक्ष्म दरार स्पष्ट रूप से उभर रही है। भले ही वह एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली दरार ही क्यों न हो, इसका मतलब यह था कि स्थिर और ठोस ऊर्जा कवच आखिरकार टूट गया था। दरार से छनकर आती हुई चकाचौंध भरी रोशनी विजय की सुबह की तरह ही उज्ज्वल और आकर्षक थी। अच्छा अवसर, एक मौका जो हाथ से निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। वीर ने इस मुश्किल से हासिल किए गए अवसर का फायदा उठाया और तुरंत कार्रवाई की। उसके हाथ में मौजूद असीम दिव्य लोहा तेजी से रूपांतरित होकर एक कड़ाई की सुई में बदल गया, जिसे उसने दरार में डाल दिया, उसे मजबूती से खोल दिया और उसे दोबारा बंद होने से रोक दिया। बड़ा 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 वीर की मानसिक शक्ति के प्रचंड प्रभाव से पल भर में लोहे की छड़ तेजी से बढ़ने लगी और एक विशाल स्तंभ में बदल गई, जिसने जबरदस्ती दरार को खोल दिया और उसे लगातार बड़ा करती गई। दरार लगातार फैलती गई और एक विशाल मकड़ी के जाले का रूप ले लिया। सौर भट्टी की रोशनी झुलसा देने वाली और तीव्र थी, जो धातु को भी भाप बना सकती थी। मानव जाति की सबसे शक्तिशाली तकनीक माइक्रोमेका के अंदर भी वीर को तीव्र गर्मी की लहरें महसूस हो रही थीं। उसकी आंतरिक ऊर्जा तेजी से कम होने लगी और उस विशालकाय यांत्रिक प्राणी को भी खतरे का आभास हो गया। उसकी सैकड़ों आंखें भयंकर रूप से घूर रही थीं, बाकी सबको अनदेखा करते हुए, और अनगिनत लेजर किरणें आरी की तरह उसकी ओर बढ़ने लगीं। अच्छा नहीं है। वीर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बंदर राजा का क्षेत्र, माइंड मन की पावर ने शून्य क्षेत्र को घेर लिया, जिससे एक विशाल पारदर्शी गोला बन गया जो लगातार फैलता रहा, जिससे एक गोलाकार ठोस अवरोध, एक अभेद्य ढाल का निर्माण हुआ। किरणें आपस में टकराईं और तुरंत अपवर्तित होकर बिखर गईं, अंतरिक्ष में एक दूसरे को पार करती हुई और टकराती हुई एक चमकीली मंगल ग्रह का निर्माण किया, जो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाला लेकिन बेहद खतरनाक है। वीर ने अपनी सुरक्षा के लिए मन की किंग डोमेन का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ ने ऊर्जा ढाल पर और भी तेजी से प्रहार किया, जिससे वह लगातार फैलती चली गई। ऊर्जा कवच के दमन के धीरे धीरे कमजोर पड़ने के कारण परमाणु सम्मेलन को नियंत्रित करना अब संभव नहीं रहा और उससे लगातार आयन धाराएं निकलती रहीं, जो झरने की तरह उफान मारती और हवा की तरह गरजती थीं। एक बार ऊर्जा कवच नष्ट हो जाने पर नियंत्रणीय परमाणु सम्मेलन अनियंत्रित परमाणु सम्मेलन में बदल जाएगा। परमाणु सम्मेलन के केंद्र से कण निकले, दरारों से बाहर निकलते हुए इतने प्रचंड और हिंसक थे, मानो वे सब कुछ पिघलाकर टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम हो। उसके दिल में संकट की एक अंतहीन भावना उमड़ आई और वीर ने सहज रूप से चकमा दे दिया। लेकिन ठीक इसी वजह से उसे इस विशालकाय यांत्रिक यंत्र को नष्ट करने की उम्मीद नजर आई।
ऊर्जा के इतने गंभीर रिसाव के साथ यांत्रिक यंत्र के ऊर्जा भंडार चाहे कितने भी विशाल क्यों न हो, अंततः वह धातु के कबाड़ के ढेर में बदल जाएगा, अंतरिक्ष के कचरे के ढेर में हिलने डुलने में असमर्थ और किसी भी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। मैकेनिकल जायंट की जबरदस्त प्रतिक्रिया ने उनके पिछले अनुमान की और पुष्टि कर दी। ये सौर भट्टी निस्संदेह इसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक बार नष्ट हो जाने पर यह स्वयं भी विनाश के खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा जितना अधिक होता था, हार मानने का कारण उतना ही कम होता था। वीर ने अपनी पूरी ताकत से ऊर्जा के प्रभाव का प्रतिरोध किया, सीधे आगे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में लोहे की छड़ बवंडर की तरह घूम रही थी और ऊर्जा ढाल पर और भी अधिक हिंसक रूप से हमला कर रही थी। प्रकाश चारों ओर से तीव्र गति से आकर एक जगह केंद्रित हुआ, ठोस रूप धारण किया और पुनः सम्मिलन का प्रयास किया। लेकिन वीर को तो अभी अभी एक खामी मिली थी, वह इसे व्यर्थ में ठीक होने कैसे दे सकता था। वह लगातार दरार पर हमला करता रहा, उसकी मानसिक शक्ति उसकी आंखों में समाहित हो गई, जो सफेद चमक रही थी, ढाल की संरचना को महसूस कर रही थी और विशेष रूप से कमजोर बिंदुओं को निशाना बना रही थी। भले ही मैकेनिकल जायंट ने ऊर्जा ढाल की मरम्मत के लिए जानबूझकर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया हो, लेकिन लोहे की छड़ से सब कुछ चकनाचूर हो गया और पूरी तरह से व्यर्थ हो गया। दरार में न केवल भरने के कोई संकेत नहीं दिखे, बल्कि यह और भी तेजी से फैलती गई और बड़ी होती चली गई। तेजी से बढ़ते हुए प्रचंड आयन तूफान उमड़ पड़े, चकाचौंध कर देने वाले चमकीले सभी पदार्थ को वाष्पीकृत करते हुए विशाल और शक्तिशाली एक प्रलय की तरह उमड़ता हुआ और अंतहीन अविश्वसनीय रूप से भयावह प्रतीत हो रहा था। यांत्रिक दैत्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसकी हजारों आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह और भी हिंसक होता जा रहा था। उसके शरीर के भीतर अजगर जैसी मोटी धातु की तंतु फिर से उभर आई, जो लगातार हिलती डुलती और कुंडली मारती रही। प्रत्येक आंख वीर को घूर रही थी, जिससे पहले से अलग जैविक भावनाएं प्रकट हो रही थीं, जो क्रोध और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और वीर को एक ही पल में खत्म करने की इच्छा रखती थीं। हजारों धातु की तंतु आपस में उलझकर एक जाल बना रही थी, जो लगातार गला घोंट रही थी। उसमें फंसी कोई भी चीज पल भर में चूर चूर हो जाती थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि वीर पहले ही यांत्रिक विशालकाय से 100 मीटर की दूरी के भीतर पहुंच चुका था। इतनी कम दूरी पर झेनेवु धर्म रूप की शक्ति को नियंत्रित करने वाले झाओ युई के लिए भी सहायता प्रदान करना मुश्किल होगा, सब कुछ उसी पर निर्भर था। लेकिन वह डरा नहीं था। मैकेनिकल जायंट जितना अधिक क्रोधित होता गया, उतना ही यह संकेत देता गया कि उसने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। यदि वह वास्तव में सौर भट्टी को नष्ट करने में सफल हो जाता है, तो यांत्रिक विशालकाय चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, उसका विनाश पल भर में ही हो जाएगा। बंदर राजा का क्षेत्र। मन की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी, समस्त पदार्थ और ऊर्जा उसके नियंत्रण में थे। मन की शक्ति की लकीरों ने अदृश्य हाथों की तरह उत्सर्जित आयनों को पकड़ लिया, उन्हें उसके शरीर से जोड़ दिया, गति प्राप्त की और एक प्रभाव बल का निर्माण किया, जिसने उसके शरीर को गति प्रदान की और उसे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। धातु की बनी हुई तंतुदार शाखाएं तेजी से नीचे गिरीं और वह लगातार उनके बीच से बचते हुए निकल रहा था, मानो रस्सी पर नाच रहा हो। एक भी गलत कदम उसे पल भर में धूल में बदल सकता था। लेकिन वीर की हरकतें तेज और फुर्तीली थीं, उसका शरीर लगातार अंतरिक्ष में लुढ़कता हुआ, चांदी की रोशनी में बदलता हुआ आगे पीछे लहरा रहा था। ऐसे खतरनाक हालात में भी वह काफी शांत और संयमित दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, स्वाभाविक रूप से ऊपर और नीचे, ऊंचाई और नीचाई के बीच कोई अंतर नहीं होता। उसने फुर्ती से सोमरसॉल्ट क्लाउड्स को पलटा, उसकी आकृति बदलती और चकमा देती रही, उसके पीछे कण निकलते रहे, जिससे एक अग्निकांड का बादल बन गया और उसके पीछे आग की एक लंबी चमकदार पूंछ रह गई, जो काफी देर तक बनी रही। ऊर्जा कणों में हेरफेर करने की यह विधि उन्होंने एक खतरनाक स्थिति के दौरान प्रेरणा के क्षण में सोची थी, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से प्रभावी साबित हुई। बंदर राजा के राज्य का यही उपयोग था। वीर को अचानक यह एहसास हुआ, क्या ये वही पौराणिक सोमरसॉल्ट क्लाउड हो सकता है? अध्याय 423 मानवता की विजय। मैकेनिकल जायंट की काटने वाली किरण क्यों नहीं चल रही है? इसके कदम रुक गए हैं, इसकी चाल भी धीमी हो गई है। क्या हुआ? ... चींटियों की तरह घनी आकृतियां अंतरिक्ष में बिखरी हुई थीं, जो यांत्रिक विशालकाय को चारों ओर से घेरे हुए थीं, उसे कसकर घेर रही थीं और एक ज्वार भाटे जैसा हमला कर रही थीं जिसने उसे निगल लिया। लेकिन उस यांत्रिक दैत्य के पास असीमित ऊर्जा थी और उसकी निरंतर युद्ध क्षमता मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक थी।
अचानक हुए हमले से मिले थोड़े समय के फायदे के बाद ताकत में भारी असमानता के कारण इंटरस्टेलर वॉरियर्स धीरे धीरे अपरिहार्य रूप से नुकसान में चले गए। जैसे ही सभी को भय का अनुभव होने लगा, आश्चर्यजनक रूप से पहले की कठिन परिस्थिति बहुत आसान हो गई। उस विशालकाय यांत्रिक जीव की हरकतें धीरे धीरे धीमी होती गईं और वह कम से कम ऊर्जा किरणें छोड़ता गया, जिससे उन्हें सांस लेने के लिए कीमती समय मिल गया। वास्तव में क्या हुआ? वे अटकलें लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यांत्रिक दैत्य, जिसके पास असीम ऊर्जा प्रतीत होती थी, वास्तव में शक्तिहीन हो गया हो? लेकिन यह असंभव है। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाला हर व्यक्ति वैज्ञानिक ज्ञान का विशेषज्ञ था। अंतरिक्षीय युग में परमाणु सम्मलन तकनीक पहले से ही सर्वविदित थी, यहाँ तक कि एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी इसके सिद्धांतों को समझता था। नाभिकीय सम्मलन, जिसे परमाणु सम्मलन के नाम से भी जाना जाता है, एक सूक्ष्म स्तर की प्रक्रिया है जहां अत्यंत उच्च तापमान और दबाव के तहत छोटे पदार्थ के कण परमाणु नाभिक से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं, जिससे दो परमाणु नाभिक आकर्षित होकर टकराते हैं और परमाणु नाभिकीय सम्मलन से नए भारी परमाणु नाभिक बनते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब तक पदार्थ का क्षय नहीं होता, तब तक ऊर्जा सैद्धांतिक रूप से अनंत है। इतने कम समय में इसका खत्म होना असंभव है। वहां असल में क्या हुआ था? दूर से कुछ निगाहें उधर देखने लगीं और वे तुरंत चौंक गए। अनगिनत धातु की शाखाओं के बीच से एक चांदी जैसी रोशनी लगातार टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी, जो कुशलतापूर्वक चकमा दे रही थी। बार बार जैसे ही तंतु प्रहार करते, ये बचने के लिए बाल बराबर पतले अंतराल ढूंढ लेता, निपुणता के शिखर पर पहुंचकर सूक्ष्मता से एक पतली आकृति को प्रकट करता। आयन जेट सूक्ष्म कणों की गति को नियंत्रित करके अत्यधिक त्वरण प्रदान करने के लिए, पिंड जड़त्व को समायोजित करने के लिए लगातार घूमता रहा। क्या यह मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित सोमरसॉल्ट क्लाउड के समान हो सकता है? वीर को अचानक एक प्रेरणा मिली और वह सोचने लगा। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसने कोई महत्वपूर्ण बात समझ ली है। लेकिन अब स्थिति गंभीर थी और आगे सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ लगातार प्रहार करती रही, जिससे ऊर्जा कवच में दरारें लगातार चौड़ी होती गईं और सौर भट्टी की ऊर्जा लगातार बाहर निकलती रही, जिससे एक आयन तूफान का निर्माण हुआ जिसने शून्य क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। यांत्रिक दैत्य को भी स्पष्ट रूप से अपनी ऊर्जा का लगातार रिसाव महसूस हो रहा था और वह क्रोध में भड़क उठा और अत्यंत क्रूरता से हमला कर दिया। धातु की बनी हुई तंतुएं किसी शैतान के पंजों की तरह हवा में एक दूसरे को काटती हुई एक घना जाल बना रही थी, जो लगातार कसता जा रहा था। वीर सोमरसॉल्ट क्लाउड के समान आयन जेट तकनीक का उपयोग करते हुए हवा में लगातार लुढ़कता और चकमा देता रहा, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह ये सब आसानी से कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उन पर बहुत अधिक दबाव भी महसूस होने लगा। उस विशालकाय यांत्रिक जीव ने धीरे धीरे और अधिक धातु की भुजाएं फैला दी, जिससे उसके बचने की जगह कम होती चली गई। अगर कोई जगह नहीं बची होती, तो उसकी चालबाजी की तकनीक कितनी भी चतुर क्यों ना होती, वह बेकार हो जाती। ये ठीक नहीं है। वीर का दिल बैठ गया। इस तरह आगे बढ़ते रहने का मतलब था कि वह यांत्रिक दैत्य का अकेले, अलग थलग और संख्या में कम होकर सामना कर रहा था। उनकी ताकत में भारी अंतर की भरपाई केवल इच्छाशक्ति से नहीं की जा सकती थी। सभी की संयुक्त शक्ति से ही सफलता की थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने बिना किसी झिझक के निर्णायक कदम उठाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए अचानक जोर से चिल्लाया और अपने विचारों को टेलीपैथिक रूप से युद्ध के मैदान में मौजूद हर किसी के दिमाग की गहराई तक पहुंचा दिया। ये सौर भट्टी यांत्रिक दानव का ऊर्जा केंद्र है। मैंने इसकी कमजोरी का पता लगा लिया है। इस भट्टी को नष्ट किए बिना यांत्रिक दानव स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इस युद्ध की जीत पूरी मानवता की होगी। आओ और मेरी मदद करो। तारों से भरे आकाश के हर कोने में वह आवाज गूंज उठी। किसी ने भी उसे अनसुना नहीं किया। तभी सबको समझ आया कि मशीन के उस विशालकाय जीव का आक्रमण अचानक कमजोर क्यों पड़ गया था। स्पष्टतः वीर का हमला अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस व्यक्ति ने अकेले ही यांत्रिक दैत्य के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र के पास जाकर उसे नष्ट करने का साहस दिखाया। इसके लिए आम लोगों से कहीं अधिक साहस की आवश्यकता थी। वे दोनों ही हैरान थे और उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए वे पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। प्रत्येक अंतरतार की साधक को अपने अपने गौरव का अनुभव होता था। इस समय श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा का सवाल ही बेमानी था। आंतरिक कलह का जिक्र करना भी व्यर्थ था। जब तक वे इस विशालकाय यांत्रिक यंत्र को नष्ट कर सकते थे, तब तक कोई भी बलिदान जायज था। सब कुछ मानवता की विजय के लिए था। सब कुछ मानवता के लिए।
इसी महत्वाकांक्षा और विचार को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक शख्स आगे बढ़ते गए और जो लोग पीछे रह गए थे उनकी जगह लेते गए। कणों का विस्फोट, पदार्थ का चूर्णीकरण, विद्युत चुम्बकीय अराजकता क्षेत्र पदार्थ और ऊर्जा के मिश्रण से बने विभिन्न हमलों ने यांत्रिक विशालकाय को चकनाचूर करने के उद्देश्य से उस पर बमबारी की। बमबारी से धातु का एक टेंटिकल चकनाचूर हो गया और उसे वापस अपने शरीर में सिकुड़ना पड़ा। झेवु तोप हथौड़ा, बूम, शून्य लोक में एक कंपन गूंजी और एक विशाल मुट्ठी जोरदार प्रहार किया। शून्य लोक पर पैर रखे हुए विशाल झेनवू धर्मरूप ने लगातार लहरों में ची और रक्त को प्रवाहित किया, जो ताइजी की कठोरता और कोमलता के परम मिश्रण का प्रतीक था। परम कोमलता के साथ शक्ति एकत्रित करते हुए फिर परम कठोरता का प्रहार करते हुए इसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। वास्तव में एक अकेला झेनवू तोप मुक्का, जो वास्तव में अपार शक्ति का स्वामी था, एक विशाल मर्दाना बल धारण करता था, मानो वह सचमुच राक्षसों को वश में कर सकता था और बुराई को पराजित कर सकता था, सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। उस विशालकाय यांत्रिक प्राणी ने आसमान को चीर देने वाले तोप के प्रहार को सहते हुए सचमुच अपना सिर चकनाचूर कर लिया। उसकी 100 से अधिक आंखें पूरी तरह से फट गईं और आग के गोले में तब्दील हो गईं। उसका शरीर लगातार डगमगाता रहा, निरंतर पीछे हटता रहा, स्थिर खड़ा होने में असमर्थ था। इतना निर्णायक कदम उठाने के कारण झाओ युई स्वयं बुरी तरह घायल हो गई, उसकी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह कम हो गया। झेनवू धर्म रूप पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया, केवल एक पीला रक्तहीन शरीर ही बचा रहा। हालांकि उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमकदार थीं, जो बिना पलक झपकाए वीर को टकटकी लगाए देख रही थीं। आपको सफल होना ही होगा, मानवता की विजय के लिए, क्योंकि इस समय वीर को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले आने वाली कई बाधाओं के बाद और अब लगातार भारी प्रहारों के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारक ऊर्जा का निरंतर रिसाव था, जिससे यांत्रिक विशालकाय की गति धीमी हो गई। वीर को दबाव में काफी कमी महसूस हुई, जीत की सुबह अब निकट ही थी। ये सब उनके देशवासियों के एकजुट प्रयासों और बलिदानों के कारण संभव हुआ था और इस कठिन परिश्रम से प्राप्त अवसर को किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था। वीर ने अचानक दांत पीसते हुए इस बात की परवाह किए बिना कि वह उन्हें पचा पाएगा या नहीं, 3-9 रिवॉल्यूशंस मसल ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स को चबा डाला। उस तीव्र औषधीय शक्ति ने उसकी क्षीण शक्ति को पुनः भर दिया। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसके भीतर से शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह फूट पड़ा। मेरे लिए रास्ता बनाओ, एक भारी दहाड़ अविश्वसनीय रूप से भयावह दृढ़ विश्वास के साथ बेतहाशा निकली और उसने अपनी छड़ी को चकनाचूर ऊर्जा ढाल पर जोर से पटका। टकरा जाना, जैसे कांच टूटकर बिखर गया हो, ऊर्जा कवच पूरी तरह से नष्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया और उनकी आंखों के सामने केवल एक विशाल सूर्य के समान अग्नि गोला रह गया, जो भयंकर प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित कर रहा था, जिसने सभी पदार्थों को पिघला दिया। वह इतनी भयावह वस्तु थी कि कोई भी जीवित प्राणी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय वीर के लिए वह एक ऐसी युवती की तरह थी जिसने अपने कपड़े उतार दिए हों और पूरी तरह नग्न हो, जिससे उसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की अनुमति मिल गई हो। जाओ जाओ जाओ, एक विचार के साथ सुनहरी गोलियां तारों की तरह उसकी इच्छा शक्ति के बल पर निकल पड़ीं। सौर भट्टी के सामने प्रत्येक गोली रेत के एक कण की तरह महत्वहीन प्रतीत होती थी, लेकिन उसमें प्रवेश करते ही वे गर्म तेल में गिरती पानी की बूंदों की तरह तेजी से फूटने और मथने लगती थीं। सौर घोल के भीतर तुरंत बुलबुले उभर आए, जो लावा की तरह मंथन कर रहे थे, विनाश और खतरे का माहौल फैला रहे थे, क्योंकि भीतर तीव्र अज्ञात प्रतिक्रियाएं हो रही थीं। बूम! अगले ही पल पूरा सौर भट्टी एक जोरदार गर्जना के साथ फट गया और असीम लाल लपटों ने सबकी आंखों को रोशन कर दिया, जिससे तारों भरा आकाश जगमगा उठा। एक क्षण के लिए आकाश के तारे अपनी चमक खो बैठे, केवल वह एक चकाचौंध भरी रोशनी ही शेष रह गई। अध्याय 424 विजयी वापसी। तारों भरे आकाश में असीम ज्वालाएं भड़क उठी और एक शक्तिशाली आयन धारा ने तारामंडल के हर कोने को घेर लिया, जो लगातार फैलती रही। एक सुपरनोवा विस्फोट की तरह अनंत ऊष्मा फूट पड़ी, जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई और उसे भस्म कर लिया, सब कुछ धूल में बदल दिया। यांत्रिक दैत्य की छाती से लपटें उठी, उसका सौर भट्टी पूरी तरह से फट गया और एक क्षण के लिए तारों भरे आकाश में सबसे बड़ा और सबसे शानदार आतिशबाजी का प्रदर्शन बन गया। आयनों ने पल भर में खरबों बार टक्कर मारी, जिससे उसका कठोर यांत्रिक ढांचा पूरी तरह से विघटित होकर वाष्पीकृत हो गया। यांत्रिक दानव का विशाल पहाड़ जैसा शरीर लगातार ताश के पत्तों की तरह रहता जा रहा था।
पहले तो ये सिर्फ थोड़ा सा विघटन था, लेकिन अंत में इसने एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दिया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ढहे हुए पदार्थ आग के गोले में गिर गए और नए परमाणु सम्मिलन ईंधन में परिवर्तित हो गए, जो लगातार फैलते और विस्फोट करते हुए लावा जैसे बुलबुले उत्सर्जित करते रहे। वह अग्निगोला एक बढ़ते हुए सूर्य की तरह दृश्य गति से फैल गया, जिससे यांत्रिक दैत्य की छाती में एक विशाल छेद हो गया। ऊर्जा ने अपना नियंत्रण खो दिया और उसकी हजारों आंखें आग की लपटों में फट गईं, पूरी तरह से नष्ट हो गईं। यांत्रिक दैत्य का भयंकर चेहरा अब मानवीय भय से भर गया था, जिससे युद्ध क्षेत्र के अंदर और बाहर मौजूद प्रत्येक अंतर्तार्कीय मानव को अपार संतुष्टि मिली। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसका चेहरा भयावह रूप से विकृत हो गया। अंततः उसका शरीर ढह गया और वह पूरी तरह से अग्निगोले में समा गया। विशाल अंतरिक्ष से एक क्षण के लिए तारे गायब हो गए, केवल एक निरंतर फैलता हुआ अग्निगोला रह गया जो अनंत प्रकाश और ऊष्मा विकीर्ण कर रहा था, पूरे तारों भरे आकाश को रोशन कर रहा था, आंखों को चकाचौंध कर रहा था। फिर भी उसके सामने एक छोटा सा काला बिंदु प्रतिबिंबित हो रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वह एक आकृति थी जो शून्य लोक में खड़ी थी और सीधे विशाल अग्निगोले का सामना कर रही थी। वह छोटी सी आकृति अब हर देखने वाले की नजरों में अविश्वसनीय रूप से लंबी दिखाई दे रही थी। क्या वो वही है? एक आदमी ने सोलर फनेस को पूरी तरह से उड़ा दिया। अविश्वसनीय। उसने कौन सी विधि का प्रयोग किया? ग्रेट वॉल के अंदर और बाहर से अनगिनत निगाहें वीर की आकृति पर टिकी हुई थीं। वे सदमे से भरी हुई थीं। एक पल के लिए वे अपने सामने जो देख रहे थे उसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में हजारों शब्द एकत्रित हुए, अंततः केवल 2 शब्द ही बन पाए। नायक। जी हाँ, वह एक हीरो था। एक कमजोर मानव शरीर ने तारामंडल को दबाने वाले यांत्रिक दानव को नष्ट कर दिया, जिससे कमजोर की ताकतवर पर विजय का चमत्कार संभव हो पाया। इतिहास की कहानियों में वर्णित वीरतापूर्ण गाथाओं के अलावा उनके कारनामे की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती थी। हीरो क्या होता है? जब लहर पलटने वाली हो तब उसे मोड़ना, ढहने की कगार पर खड़े महल को सहारा देना। ये तो हीरो है। हालात जितने विकट होते हैं, उतने ही मुश्किल हालात में केवल नायक ही आगे आकर नई उम्मीद और भविष्य की राह दिखा सकते हैं। निस्संदेह युद्ध के मैदान में मौजूद अन्य लोग भी नायक कहलाने के पात्र थे, लेकिन इस समय सबकी निगाहों में केवल वह एक छोटी सी आकृति, जो अकेले ही परमाणु सम्मिलन विस्फोट का सामना कर रही थी, अद्वितीय नायक कहला सकती थी। सिर्फ वही और कोई नहीं। यांत्रिक विशालकाय को यूं ही नष्ट कर दिया गया। हम सचमुच सफल हो गए। ये सपना है या हकीकत? जैसे ही आग की लपटों ने पूरे तारों भरे आकाश को रोशन किया, युद्ध के मैदान में मौजूद कई अंतर्तार्कीय साधकों ने इस दृश्य को देखा। प्रत्येक स्तब्ध रह गया, मानो यह एक भ्रम हो। अंतर्तार्कीय महान दीवार की सुरक्षा और मानव जाति के तारामंडल को संरक्षित रखने के लिए वे यांत्रिक विशालकाय को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे, और इसके लिए वे मृत्यु तक लड़ेंगे। वे अपने मन में ये कैसे नहीं जान सकते थे कि यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और खतरनाक कार्य था। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे पीछे नहीं हट सकते थे, और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ें। और अब 10 लाख में से एक होने की यह संभावना सचमुच उनकी आंखों के सामने घटित हो रही थी, और एक क्षण के लिए उन सभी को निराशा का एक अवास्तविक एहसास हुआ। और जैसे ही वे सब जमकर खड़े रह गए, एक आकृति तेजी से फैलती हुई आग के बीच से पीछे हट गई। उसकी दहाड़ सबके कानों में गूंज रही थी। जल्दी करो! तभी जाकर सबने देर से प्रतिक्रिया दी। परमाणु सम्मिलन भट्टी का विस्फोट एक छोटे सुपरनोवा विस्फोट से कम नहीं है। ऊर्जा कणों का हिंसक प्रवाह और तीव्र विकिरण हर चीज को पूरी तरह से भस्म और नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। एक नाजुक मानव शरीर की तो बात ही छोड़ दें। दरअसल वर्तमान मानव प्रौद्योगिकी किसी तारे के केंद्र में प्रवेश करने में सक्षम सुपर सामग्री बनाने के लिए अपर्याप्त है। माइक्रो मैकेनिकल पर लगा ऊर्जा विकिरण मीटर खतरनाक दर से तेजी से बढ़ रहा था, लाल हो गया था और तीखी चेतावनी वाली आवाजें निकाल रहा था। जाना कुछ गड़बड़ थी। सभी लोग व्यवस्थित रूप से और बिना एक शब्द बोले खाली करने लगे। उनके माइक्रो मैकेनिक पूरी क्षमता से काम कर रहे थे और आग की लपटें उगल रहे थे। जिन लोगों के पास विशेष जीन शक्ति थी, उन्होंने खपत की परवाह किए बिना इसका पूरा उपयोग किया, और वे जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकलना चाहते थे। अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने और अंततः इस यांत्रिक दैत्य को मारने में सफल होने के बाद यदि वे भागने में देर करते और विस्फोट में मारे जाते तो यह वास्तव में एक अर्थहीन मृत्यु होती। वे स्वाभाविक रूप से जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े।
पहले तो वे आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे, लेकिन अब वे ऐसे भागने लगे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी गति इतनी तेज थी कि रोबोट मंगल ग्रह की लकीरें उगल रहे थे, और उनकी आकृतियां टूटते तारों की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़ रही थीं, सीधे अंतरतारकीय महान दीवार की ओर। अगर यह विजयी वापसी थी तो यह दृश्य बेहद हास्यास्पद था। लेकिन चीन की विशाल दीवार के भीतर कोई हंसी नहीं थी, केवल श्रद्धा भरी निगाहें थीं। उन्होंने सचमुच कर दिखाया। इन अंतरतारकीय योद्धाओं और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के छात्रों ने ये कर दिखाया, और यांत्रिक विशालकाय को नष्ट कर दिया। उन्होंने अंतरतारकीय महान दीवार को बचा लिया। मानवता फिर से सुरक्षित हो गई। ... आपकी जान बचाने की कोशिश भले ही अस्त व्यस्त थी, लेकिन दुश्मन को मार गिराने के आपके प्रयास वाकई सराहनीय थे। इस क्षण प्रत्येक दर्शक ने प्रशंसा की गहरी भावना महसूस की। इस दृश्य को देखकर कई मार्शल ग्रेट वॉल के ऊपर खड़े थे, उनके चेहरे राहत से भरे हुए थे और वे जोर से हंसते हुए बोले, वार्प बीम खोलो, हमारे नायकों को वापस लाओ। सौर भट्टी में विस्फोट हो गया और आयन किरणें तेजी से बाहर निकलने लगीं, जिससे सब कुछ पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ये लोग भले ही वापस लौटने में कामयाब हो जाएं, गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, पारंपरिक बचाव के तरीके बेकार हो जाएंगे और आपातकालीन बचाव के तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन युद्ध के मैदान में मानवता के दुश्मनों को मार गिराने वाले इन वीर योद्धाओं की कीमत किसी भी चीज से नहीं आंकी जा सकती। जी हाँ मार्शल, ग्रेट वॉल में मौजूद युद्ध के प्रकाश मस्तिष्क ने तुरंत जवाब दिया, और एक एक करके द्वार खुल गए, जिनसे विशेष किरणें निकली जिन्होंने सभी के शरीर को घेर लिया, मानो ठोस घुमावदार अंतरिक्ष को। एक एक करके आकृतियां पकड़ी गईं और अचानक अपने मूल स्थानों से गायब हो गईं। जब वे दोबारा प्रकट हुए, तब तक वे अंतरतारकीय दूरी को पार कर चुके थे और अचानक ही ग्रेट वॉल के भीतर आ गए थे। हीरो, 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 वीर और बाकी सबने अपनी आंखें खोली। पूरी तरह संभलने से पहले ही उन्होंने देखा कि उत्साही चेहरे उनकी ओर उमड़ रहे हैं। सभी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रहे थे, प्रशंसा और श्रद्धा से भरे हुए। उनके चारों ओर जयकारे गूंजते और मंद पड़ते रहे, ध्वनि तरंगे आकाश तक पहुंचती रहीं। पिछली रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाओं के कई अंतरतारकीय योद्धा एक साथ प्रकट हुए, वीर और अन्य लोगों के साथ खड़े होकर भीड़ की जयकार का आनंद ले रहे थे, अनजाने में अपनी छाती फुला रहे थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। इस क्षण सभी को लगा कि उनका अथक संघर्ष पूरी तरह से सार्थक था, और उन्हें अपनी युवावस्था में इस लड़ाई में भाग लेने में सक्षम होने पर वास्तविक गर्व और कृतज्ञता का अनुभव हुआ। कमजोरों को बलवानों पर विजय दिलाकर, नाजुक मानव शरीरों से भूत जाति के अग्रदूतों का पूर्णतः नाश करके, यह उनके साधक करियर का सबसे शानदार क्षण होगा। उनमें से वीर सबसे अधिक लोगों से घिरा हुआ था, और चारों ओर से वीर की नहीं बल्कि अद्वितीय वीर, अद्वितीय वीर, अद्वितीय वीर की आवाजें आ रही थीं। ये जयकारे काफी देर तक गूंजते रहे। इस मामले में शामिल व्यक्ति होने के नाते वीर ने आत्मनिंदा वाली मुस्कान दी, लेकिन अपने दिल में वह इस बात को नजरअंदाज कर रहा था, मैं सर्वोच्च खजाना नहीं हूं, मैं किस तरह का अद्वितीय नायक हूं। अध्याय 425 अद्वितीय नायक। हीरो तो हीरो ही होता है। युद्ध के मैदान में निराशा उत्पन्न करने वाले यांत्रिक विशालकाय को नष्ट करने के लिए सभी की ताकत को एकजुट करने पर हर कोई नायक कहला सकता है। हालांकि सौर भट्टी को अकेले नष्ट करना, पतन को पूरी तरह से पलटना और युद्ध क्षेत्र की दिशा तय करना केवल वीर ही कर सकता था। नायकों में नायक कौन होता है? शायद इसे सिर्फ 4 शब्दों में ही बयां किया जा सकता है। वह एक अद्वितीय नायक है। अपने चारों ओर उठती गिरती जयकारों की आवाज सुनकर वीर ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जिस वजह से वह सौर भट्टी को उड़ाने में सक्षम हुआ, वह निश्चित रूप से क्रिम्सन गोल्ड डैनशाह की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण था। लेकिन यांत्रिक विशालकाय के अधिकांश हमलों को रोकने में दूसरों के सहयोग के बिना वह अकेले ये काम पूरा नहीं कर सकता था। किसी चमत्कार के पीछे सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है, ये केवल उसकी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। लेकिन उमड़ती भावनाओं के बीच वीर ने समझदारी से खंडन नहीं किया, अन्यथा वह जितना अधिक बोलता, उतना ही अधिक अराजकता फैलती और केवल परेशानी ही पैदा होती। दरअसल दूसरे लोग भी भीड़ और जयकारों का आनंद ले रहे थे, और किसी को भी इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। उन उत्साहित चेहरों को देखकर वीर के दिल में हमेशा जमी रहने वाली ठंडी परत धीरे धीरे पिघलने लगी। क्या ये सभी मेरे देशवासी हैं? एक इंसान होने के नाते हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए।
अनजाने में ही वीर को कुछ समझ आ गया, उसे एक इंसान के रूप में अपना मूल उद्देश्य मिल गया, और इस दुनिया से अलगाव की भावना भी काफी हद तक कम हो गई। स्टार मार्शल और ग्रेट वॉल के अन्य बड़े बॉस इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, इसे रोक नहीं रहे थे, ये जानते हुए कि इन अंतर्तारकीय योद्धाओं को ये सब मिलना ही चाहिए था। हालांकि मानव प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व शिखर तक विकसित हो चुकी है, फिर भी शरीर की संरचना अत्यंत नाजुक कार्बन आधारित जीवन है, जिसमें ऊर्जा का उपयोग अत्यंत कम होता है। अंतरिक्ष में अनगिनत प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग स्वरूप है, और ऊर्जा का उपयोग किसी प्रजाति की गुणवत्ता को मापने का मूलभूत मानक है। कार्बन आधारित जीवन निस्संदेह उनमें सबसे कमजोर में से एक है, फिर भी प्राचीन मनुष्यों ने सौर मंडल छोड़ने के बाद केवल 1000 वर्षों में पूरी मिल्की वे आकाशगंगा पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित कर लिया। यह आपसी विश्वास और टीम वर्क पर निर्भर था। चाहे कितने भी आंतरिक संघर्ष क्यों न हो, जब नस्लीय संकट आता था तो वे बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट हो जाते थे। जब सैकड़ों अरब लोगों की एक जाति अपनी पूरी ताकत एकजुट कर लेती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला प्रभाव वास्तव में विस्फोटक होता है। ब्रह्मांड के खतरे भी मानवता की प्रगति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। और अब ये अंतर्तारकीय योद्धा और ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय के छात्र अपने अविश्वसनीय रूप से कमजोर शरीर के साथ उस भयानक यांत्रिक विशालकाय को हरा सकते हैं, जो और भी असाधारण बात है। और ये भविष्य की मानवता के बीज हैं। उत्तराधिकारियों के साथ मानवता को आशा है। युद्ध क्षेत्र के अनुभवों से परिपक्व होने के बाद इन सभी लोगों ने अपनी अद्वितीय क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तेज तलवार घिसने से ही बनती है। इन्हें ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्यों के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। इस समय इस लड़ाई में भाग लेने वाले और सौभाग्य से जीवित बचे सभी लोग भीड़ की जयकार का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जल्दी देखो, भूत जाति के लोग पीछे हट गए हैं। अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी। सभी की निगाहें बाहर तारों भरे आकाश पर टिक गईं और जयकारे और भी बुलंद हो गए। ऊर्जा कवच के बाहर शानदार घोस्ट ब्लैक टाइड एक ज्वार की तरह पीछे हट रहा था, और अब ऊर्जा कवच पर उसका कोई बलपूर्वक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। युद्ध की गंभीर स्थिति भी उसी के अनुरूप शांत हो गई। सच में बिल्कुल ऐसा ही है। हम जीत गए। भयानक भूत पीछे हट गए हैं। मानवता अमर रहे, वीर अमर रहे। ... अत्यंत उत्साह से भरी जयकारों की लहरें। हालांकि वीर के चेहरे पर शांति का भाव था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मामला इतना आसान नहीं है। उसकी निगाह भीड़ से आगे निकलकर अंतर्तारकीय युद्ध क्षेत्र पर पड़ी। ऊर्जा कवच के भीतर मौजूद यांत्रिक सेना पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी, जो अंतरिक्ष मलबे में बदल गई और पूरे ब्रह्मांड में बिखर गई। अंतर्तारकीय महान दीवार ने भूत प्रौद्योगिकी के रहस्यों का पता लगाने की उम्मीद में पुनर्प्राप्ति के लिए कई अंतरिक्ष यान भेजे। दरअसल जब भी मानवता किसी बड़े नस्लीय युद्ध से बचने में कामयाब होती है, तो इससे अविश्वसनीय रूप से बड़े लाभ होते हैं। भूत जाति की शक्ति अनेक आकाशगंगाओं में फैली हुई है, जो मानवता की शक्ति से कहीं अधिक है। उनके युद्ध में प्राप्त धन से मानव प्रौद्योगिकी को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। युद्ध अक्सर अपार धन संपत्ति का कारण बनता है, चाहे वह व्यक्तियों के लिए हो या किसी जाति के लिए। हजारों वर्षों से ऐसा ही होता आया है। असंख्य नस्लीय युद्धों में मानवता ने कई बार खतरों का सामना किया है, लेकिन हर बार वह विकट परिस्थितियों से उबर निकली, जिससे उसे अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुए, जिन्होंने तकनीकी विकास को दशकों या यहां तक कि सदियों आगे बढ़ाया। नियंत्रण योग्य परमाणु सम्मेलन से शुरुआत करने से लेकर ऊर्जा ढाल प्रौद्योगिकी और वर्महोल प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने तक, मानवता के पदचिह्न पूरी आकाशगंगा में फैल गए, और यहां तक कि बाह्य आकाशगंगा प्रणालियों तक भी विस्तारित हुए। इसके विकास को धीमा नहीं कहा जा सकता। युद्ध से होने वाला मुनाफा हमेशा सबसे अधिक लाभदायक होता है, लेकिन मूल बात यह है कि कम से कम इस क्रूर युद्ध में जीवित तो रहें। इस समय वीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि यद्यपि भूतिया काली लहर पीछे हटने के संकेत दिखा रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, बल्कि स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए तारों भरे आकाश की गहराई में लौट आई थी, और दूर से ही मानवता का सामना कर रही थी। नस्लीय युद्ध दो नस्लों के बीच अंतर्निहित शक्ति की प्रतियोगिता है। इसका निर्णय इतनी सरल लड़ाई से नहीं हो सकता, बल्कि यह एक लंबा युद्ध है। वीर और अन्य लोगों ने जिन्हें हराया, वे भूत जाति के केवल अग्रदूत थे। असली नस्लीय युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। इसके बाद होने वाले युद्ध और भी अधिक क्रूर होंगे, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वीर ने चुपचाप अपनी मुठ्ठियां भींच ली। दोनों पक्षों के बीच ये परीक्षण युद्ध इतना खतरनाक था कि उसकी अपनी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी।
इस क्रूर ब्रह्मांड में अंतरतारकीय प्रजातियां एक वृहद खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, छोटी मछलियां झींगों को खाती हैं। ये बेहद क्रूर है। प्रत्येक नस्लीय सभ्यता अपनी सभ्यता को मजबूत करने के लिए दूसरी सभ्यता की नींव का दोहन करती है, जिससे उसकी अपनी प्रौद्योगिकी और सभ्यता की तीव्र प्रगति को बढ़ावा मिलता है। ये जीवन मरण की दौड़ का नियम है, इसमें तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। एक भीषण युद्ध के बाद वीर को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि उसकी अपनी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है, इस विशाल ब्रह्मांडीय युद्ध में एक चींटी के समान। युद्ध के मैदान में जरा सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। उसके बगल में बैठी झाओ युई इस दृश्य को गंभीर भाव से देख रही थी। जैसे कि टेलीपैथी के माध्यम से उसने और वीर ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया, मानो वे तुरंत एक दूसरे के विचारों को समझ गए हों। युद्ध की गंभीरता को समझते हुए वीर का वहां ज्यादा देर रुकने का मन नहीं था और सबके सामने से वह सीधे वहां से चला गया। इस भीषण युद्ध में उसने बहुत अधिक ओरिजिन ची का उपभोग कर लिया था और उसे जल्द से जल्द अपनी चरम अवस्था में वापस आने की आवश्यकता थी। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे खुद को मजबूत करने का कोई तरीका ढूंढना था। अगर हर बार हीरो बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े तो वह ऐसा हीरो बनना ही नहीं चाहेगा। अपनी ताकत से तारों भरे आकाश में असंख्य जातियों को कुचलने वाला, निर्णायक रूप से हत्या करने वाला, खून से सने हाथों वाला व्यक्ति ही वर्चस्ववादी कहला सकता है। और वीर तो इससे भी ज्यादा एक ऐसा वर्चस्ववादी बनना चाहता था। मैं दुनिया के लोगों को निराश नहीं करूंगा, भले ही मुझे संत कहा जाए, तो फिर क्या? दुनिया को निराश करना ही बेहतर है। अंतरतारकीय मनुष्यों की स्थिति इतनी कठिन है कि उन्हें ऐसे संत की आवश्यकता नहीं है जो सभी जीवित प्राणियों पर दया करे, बल्कि एक ऐसे अधिपति की आवश्यकता है जिसके पास अनगिनत अंतरतारकीय जातियों का संहार करने की अपार शक्ति हो। अध्याय 426 सूची में शीर्ष पर पहुंचना। सांस लो, सांस लो। गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए उसकी सांस तीर की तरह लंबी और खींची हुई निकली, मानो वह अपने शरीर से सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल रहा हो। उसकी छाती धक धक कर रही थी, जिससे धीमी धीमी आवाजें निकल रही थीं, मानो कोई धौंकनी जोर से चल रही हो, मजबूत और शक्तिशाली असाधारण जीवन शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। उसके शरीर में गर्म प्रचंड ऊर्जा और रक्त का प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे जीवन में एक मौलिक परिवर्तन हुआ और उसके मित जीन सक्रिय हो गए, जो बहुत सक्रिय हो गए। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 198 जोड़ 198 जोड़ 198। सुंदर बंदर राजा जीन जोड़ 1 दाव हृदय जीन जोड़ 1। उनके दोनों जन्मजात जीन एक एक अंक से मजबूत हुए और वीर के जीवन गुणों में भी एक छलांग जैसा परिवर्तन आया। नाम वीर, जीवन शक्ति 6180, जन्मजात जीन सुंदर बंदर राजा जीन 5, दाव हृदय जीन 3, असाधारण जीन लिंगमिंग पत्थर बंदर जीन 10, पशु राजा जीन 10, जीवे जीन 9, ध्यान जीन 8। आनुवंशिक क्षमता 1612। दोनों जन्मजात जीनों में एक एक अंक की वृद्धि होने के साथ उनकी जीवन शक्ति भी 6000 के अंक को पार कर गई, जिससे वे शीर्ष श्रेणी के महान साधकों में शुमार हो गए। यह अभी भी बहुत धीमा है। वीर ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा बेहद असंतुष्ट लग रहा था। अंतरतारकीय महान दीवार के बाहर अभी भी घोस्ट ब्लैक टाइड मंडरा रहा था, जो शिकारी इरादों से मानवता को घूर रहा था। एक नस्लीय युद्ध छिड़ने की कगार पर था, जो बेहद खतरनाक था और हासिल की गई हर थोड़ी सी ताकत अनमोल थी। अपनी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उन्हें ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय में औसत से नीचे माना जाता था। क्रूर युद्ध क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, जहां आत्मरक्षा भी एक मुद्दा हो सकती थी। केवल महान गुरु बनकर ग्रैंडमास्टर के तीसरे रैंक की उन्नत साधना अवस्था में प्रवेश करके ही वह युद्ध के मैदान में बुनियादी आधार प्राप्त कर सकता था। अन्यथा यदि वह युद्ध के मैदान में केवल अपने जीवन को बचाने की कोशिश करता तो थोड़ी सी बदकिस्मती भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। वीर इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमजोरी सबसे बड़ा पाप था। निर्जन सौर मंडल से अंतरतारकीय क्षेत्र में यात्रा करने और कई संघर्षों को सहने के बाद वीर को ब्रह्मांड की क्रूरता की गहरी समझ प्राप्त हो गई थी। नियमों का पालन करने और लगन से खेती करने के बावजूद प्रगति बहुत धीमी थी। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण तरीकों का प्रयोग करना आवश्यक है। उसे हर हाल में जल्दी से मजबूत होने के लिए दूसरे तरीके खोजने ही थे। वीर जब व्यर्थ ही दिमाग खपा रहा था, तभी अचानक लगातार बीप की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने अपनी पहचान चिप खोली और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक लंबा, मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति दिखाई दिया, जो कोई और नहीं बल्कि स्टार वॉर मार्शल था।
उन्होंने वीर से गहरी आवाज में कहा, वीर, बधाई हो। तुमने यांत्रिक दानव को नष्ट कर दिया और नस्लीय संघर्ष के पहले युद्ध में प्रथम वीरता प्राप्त की। युद्ध क्षेत्र की जांच के आधार पर ग्रेट वॉल सैन्य आयोग ने विचार विमर्श करके तुम्हें 10 मिलियन वीरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया है, और साथ ही तुम्हारा सैन्य पद एक पायदान ऊपर लेफ्टिनेंट कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया है। सौर भट्टी को विस्फोटित करना और यांत्रिक विशालकाय को नष्ट करना इस युद्ध का योगदान वास्तव में बहुत बड़ा था। वीर को मिले पुरस्कार उम्मीदों से कहीं अधिक थे, खासकर ये देखते हुए कि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। सैन्य आयोग ने उन्हें तुरंत एक और रैंक पर पदोन्नत करने में कोई संकोच नहीं किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वीर की योग्यता उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। युद्ध से लाभ कमाने का यही फायदा था, जितना अधिक जोखिम उतना ही अधिक लाभ। एक बार योग्यता के आधार पर मानदंड स्थापित हो जाने के बाद पदोन्नति की गति शांतिकाल की तुलना में कहीं अधिक हो गई। ये सब वीर की अपेक्षाओं के अनुरूप था। जिस क्षण उसने सौर भट्टी में विस्फोट किया और यांत्रिक विशालकाय को नष्ट किया, उसे पहले से ही इसका पता था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी सैन्य पद में पदोन्नति मिलने से हुई। लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने का मतलब था कि अब उन्हें ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के भीतर उच्च मध्यम वर्ग का माना जा सकता था, जिससे उन्हें कई गैर कानूनी विशेषाधिकारों का लाभ मिल सकता था। और यही तो वह चाहता था। उसके पास इतने सारे रहस्य थे जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता था, और इससे उसे काफी अधिक छूट मिल जाएगी। ये पुरस्कार चाहे कितने भी हों, वे मात्र बाहरी चीजें थीं, और वीर ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। इस समय उसकी पहचान चिप पर अन्य संदेश थे। उसने एक परिचित के संदेश पर क्लिक किया और तुरंत झाओ युई का चित्र सामने आ गया। सीनियर झाओ, क्या आपको कुछ चाहिए? वीर के होठों पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। झाओ युई एक महिला होने के नाते सच्ची मार्शल आर्ट के पौराणिक मार्ग पर चली। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह किसी भी पुरुष से कम सक्षम नहीं थी। उनकी असाधारण युद्ध शक्ति ने उन्हें मार्शल आर्ट की महारानी की उपाधि दिलाई। वीर को उसकी युद्धकला की कुशलता से डर नहीं था, बल्कि वह उसके अधिक दाव हृदय की प्रशंसा करता था। इस प्रकार उनकी नज़र में झाओ युई स्वाभाविक रूप से दूसरों से अलग थी। वीर, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वीर का सवाल सुनकर झाओ युई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पहले ही स्टार रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुके हो। सितारा रैंकिंग में नंबर 1। वीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने स्टार नेटवर्क खोला और खोजना शुरू किया तो पाया कि उसकी रैंकिंग रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ी थी, कई प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए, और वह जबरदस्ती तारामंडल के विलक्षण प्रतिभाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था, सभी नायकों को पीछे छोड़ते हुए। वीर, निर्जन सौर मंडल से ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय की पौराणिक कथा अकादमी का एक प्रथम वर्ष का छात्र, साधक, कम से कम 6000 जोड़ की जीवन शक्ति उपलब्धियां, क्रिम्सन सर्प अग्नि औषधि का आविष्कार किया, अनगिनत भूत जातियों का संहार किया, यांत्रिक दैत्य का सिर काट दिया। वीर की जानकारी विलक्षण प्रतिभा सूची में अपडेट कर दी गई, उसके जीवन शक्ति सूचकांक का मूल्यांकन बढ़ा दिया गया, और उसके युद्ध रिकॉर्ड में अब यांत्रिक विशालकाय का सिर काट दिया की नई प्रविष्टि शामिल कर दी गई है। सिर्फ इसी एक चीज की बदौलत वह सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंच सका। ये ज्ञात होना चाहिए कि रैंकिंग में उनसे नीचे के सभी लोग दुर्जय व्यक्ति थे, जिनमें से प्रत्येक के पास कम से कम 9000 जोड़ जीवन शक्ति थी, और वे सभी अपने अंतरतारकीय साथियों के बीच अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। वीर ने 6000 से कुछ अधिक की ऊर्जा के साथ सभी को पछाड़ दिया और रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो निस्संदेह आश्चर्यजनक और बहुत ही उल्लेखनीय था। हालांकि रैंकिंग संबंधी टिप्पणियों में कोई असहमति वाली आवाज नहीं थी, इसके बजाय प्रशंसा की एक लहर सी थी। क्या उसी ने यांत्रिक दैत्य का सिर काट दिया था? वीर के तरीके वाकई असाधारण हैं। उसने ये कैसे किया? ऐसा कारनामा तो महान गुरु स्तर के साधकों के लिए भी बेहद खतरनाक है। अगर उसकी साधना का स्तर कम न होता तो शायद उसके लिए उच्च चंद्र स्तर तक पहुंचना मुश्किल न होता। यद्यपि उसकी शक्ति कम थी, फिर भी युद्ध में उसकी उपलब्धियां स्पष्ट थीं। कोई मूर्ख नहीं था, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा और स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई अतिरिक्त संदेह नहीं था, अन्यथा यह उनकी अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान होता। इन प्रभावशाली उपलब्धियों के सामने उन सभी को एहसास हुआ कि वीर का मूल्यांकन उसकी साधना के आधार पर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उनके अनूठे तरीके अभूतपूर्व थे और वे आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने उन्हें कहां से सीखा था। रैंकिंग के नीचे उत्साहपूर्ण चर्चाओं की एक लहर सी दौड़ गई। वीर ने ये सब देखा और सिर हिलाया।
युद्ध की लहर के साथ ही नायक उभरते हैं। जब भी युद्ध आता है, खतरा और अवसर साथ साथ मौजूद होते हैं। अगर इस मुकाबले में उन्हें सफलता न मिली होती तो उन्हें एक ही बार में रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने का मौका कैसे मिल पाता। ये दृश्य उनके पिछले अनुमान की पूरी तरह से पुष्टि करता है। जब भी कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला होता है तो वह अनगिनत लोगों के विद्रोह करने का युग होता है। तो फिर वीर वो क्यों नहीं हो सकता। झाओ युई के साथ कुछ औपचारिक बातचीत करने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और तुरंत कठिन साधना के एक नए दौर में प्रवेश किया। एक महान साधक का शक्तिशाली शरीर ही उसे उच्च तीव्रता वाली लंबी अवधि की साधना को बनाए रखने में सक्षम बनाता था। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 152 जोड़ 152 जोड़ 152। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 90 जोड़ 88 जोड़ 86। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 60 जोड़ 55 जोड़ 42। लेकिन जैसे जैसे वीर साधना करता रहा, उसने पाया कि क्षमता में वृद्धि धीमी होती जा रही थी, मानो वह किसी अदृश्य ठोस अड़चन में फंस गया हो, और यहाँ तक कि औषधीय गोलियां लेने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये तरीका कारगर नहीं होगा। युद्ध क्षेत्र की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, देरी करने का समय नहीं था। क्या मुझे मिथक निष्कर्ष विधि का उपयोग करना चाहिए? वीर मन ही मन सोचने लगा। हाथों से मुद्राएं बनाते हुए उसका मन अपने अंतर्मन में लीन हो गया, एक अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक बार फिर पौराणिक भ्रम में प्रवेश करते हुए इस बार वह एक महान गुरु तक पहुंचने के लिए सफलता का मार्ग खोजना चाहता था। अध्याय 427 आत्मा को गढ़ने के लिए सागर पार करना। लहरें उमड़ती गईं, एक से बढ़कर एक, आकाश की ओर बढ़ती गईं, फिर भी उनमें अपार शक्ति समाहित थी। वे गर्जना करते हुए नीचे गिरी और उससे भी अधिक अशांत लहरें उत्पन्न कर दी। आकाश और पृथ्वी की अपार शक्ति के आगे सब कुछ चूर चूर हो गया। उग्र लहरों के बीच एक छोटी सी नाव तूफान के प्रहार से खतरनाक ढंग से डगमगा रही थी, फिर भी वह हमले का डटकर सामना कर रही थी। बार बार समुद्र में गोता लगा रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ता से वापस ऊपर तैर रही थी, हवा से अप्रभावित, पानी से अविचलित। बार बार निडर होकर तूफान में आगे बढ़ रही थी। उस पर एक सुनहरे बंदर की आकृति खड़ी थी। उसका झुका हुआ शरीर एक अटूट आभा लिए हुए था, उसके हाथ पाल को पकड़े हुए थे, हवा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उसका शरीर नाव के साथ झूल रहा था, मानो वह कभी भी समुद्र में समा जाए। लेकिन उनकी सुनहरी आंखें आकाश के सबसे चमकीले तारों की तरह उज्ज्वल और अमित बनी रहीं। इस हृदय को, इस विचार को हिलाया नहीं जा सकता। इस यात्रा में मुझे शाश्वत जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग खोजना होगा। ... उनका विश्वास एक प्राचीन अडिग चट्टान की तरह था, जिसे जलाया नहीं जा सकता था, तोड़ा नहीं जा सकता था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी चीज उनकी इच्छा शक्ति को हिला नहीं सकती थी। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग कभी भी जन्मजात दिव्य नहीं होते। जिसका हृदय अटूट हो वही वास्तव में अटूट होता है। सुनहरा बंदर हजारों लहरों का सामना करता है, वह तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक उसे अमरता प्राप्त नहीं हो जाती। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति असीम है, फिर भी अंततः उसकी भी सीमाएं होती हैं। अंततः तूफान थम गया और आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। ज्वार भाटे के कारण नाव आगे बढ़ती हुई सीधी दिशा में बहने लगी। तूफान सचमुच थम गया था और गोल्डन मंकी ने आखिरकार राहत की एक गहरी सांस ली। उसका तनावग्रस्त दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया, जैसे ही वह नाव पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वह थका हुआ था। वह दिन रात सोता रहा, जैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा घूमते रहे। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो एक सुनहरी चमक, एक ज्ञान का प्रकाश जो पहले अनुपस्थित था, फूट पड़ा। क्या मैं फिर से पौराणिक लोक में आ गया हूँ? वीर खड़ा हुआ और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। समुद्र विशाल था और ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही माउंट हुआगुओ को पीछे छोड़ चुका है। अगर उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है तो वह अभी जो अनुभव कर रहा है वह स्टोन मंकी की दाव की खोज की यात्रा होनी चाहिए। जब तक उन्हें शिन्यू हेझोग में कुलपति बोधि नहीं मिल जाते तब तक यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबी यात्रा होगी। लेकिन किसी भी सूरत में भ्रम की अवस्था में अनुभव चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, उसके बाहर का समय एक पल के लिए ही होता है, सपने की तरह। वीर चिंतित नहीं था, वो मिथक के रहस्यों को समझने में पूरी तरह से लीन हो गया। छोटी नाव धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से विशाल समुद्र के अंत में स्थित भूमि की ओर बढ़ रही थी, जो कि नानझान बुझोऊ थी। ये यात्रा समुद्र का एक निर्मम और अंतहीन विस्तार थी। वीर का मन निष्क्रिय अवस्था में था, वह बंदर के पदचिन्हों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ रहा था।
रास्ते भर लगातार तूफान आते रहे और उसने दुनिया को तबाह करने वाले कई खतरों का सामना किया। सब कुछ वास्तविक सा लग रहा था, जिससे उसका दिमाग अस्थिर हो गया और वह बुरी तरह से सदमे में आ गया। फिर भी पत्थर के बंदर का दांव हृदय एक हठी चट्टान की तरह दृढ़ था। हवा और बारिश से तपकर भी जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि जितना अधिक ये तपता गया उतना ही तेज होता गया और बिना किसी विचलित करने वाले विचारों के एक उज्ज्वल और शुद्ध मन में परिवर्तित हो गया। यह अमरता का मार्ग था और साथ ही दाव का मार्ग भी था, अपने हृदय को समझने का मार्ग था। वीर पूरी तरह से तल्लीन था, मानो वह अदृश्य रूप से बंदर में विलीन हो गया हो, एक हो गया हो, और उसका अपना मन धीरे धीरे एक प्राचीन कुएं की तरह शांत हो गया, बिना किसी हलचल के। मिथकों के साथ चलना, जीन की खुदाई करना और मन को परिष्कृत करना, यही मिथक कटौती पद्धति का गहन सत्य था। वीर को अचानक महसूस हुआ कि उसने दाओ हॉट जीन के गहरे रहस्यों को समझ लिया है और उसकी जीन शक्ति पहले से ही जागृत हो रही है। लेकिन ये काफी नहीं था। वह एक ही बार में महान गुरु स्तर के अंतरतार की साधक बनने का मार्ग खोजना चाहता था, अपने जन्मजात जीन से ऊपर अर्जित जीन को जागृत करना चाहता था। विशाल सागर का भी एक अंत है। अंततः नाव किनारे पर आकर रुक गई और स्टोन मंकी ने एक विशाल भूमि पर कदम रखा, जहां अनगिनत राष्ट्र विद्यमान थे जो मानव जाति की अनेक किंवदंतियों को साकार कर रहे थे। और यह सब कुछ बंदर के लिए इतना नया और उसकी कल्पना से परे लग रहा था। इन जातियों के भी उसकी तरह 4 हाथ और 4 पैर थे, लेकिन उनमें पूंछ नहीं थी। वे देखने में उसके जैसे ही लग रहे थे, फिर भी वे मिलते जुलते थे लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, जिससे वह उत्सुक और आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन जब वह अत्यधिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर जल्दबाजी में मानव जाति की दुनिया में कदम रखा, तो उसे राक्षस की चीखों और हत्या के आह्वान का सामना करना पड़ा, और तथाकथित कई साधक जो दाव की खोज में थे, राक्षसों को वश में करने और बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए आए थे। पत्थर का बंदर अपना सिर पकड़कर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वीर ने इस दृश्य को एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ देखा। उसके मन में एक विचार आया। इस बार पहले के विपरीत उसने अपनी चेतना को इसमें प्रक्षेपित नहीं किया, न ही उसने इस पत्थर के बंदर के शरीर को नियंत्रित किया। अमरत्व का मार्ग स्टोन मंकी की अपने दांव हृदय को मजबूत करने की यात्रा थी, जो मन की साधना थी। इसमें शामिल व्यक्ति भ्रमित है, जबकि पर्यवेक्षक को सब कुछ स्पष्ट है। शायद एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से वह इस मिथक की सच्चाई को बेहतर ढंग से उजागर कर सकता है और अपने स्वयं के हृदय को समझ सकता है। हालांकि उसने अभी अभी मानव जगत में प्रवेश किया था, फिर भी खतरे हर जगह मौजूद थे। लेकिन स्टोन मंकी आखिरकार एक स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्राणी था, जिसमें अद्भुत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि थी, और उसने जल्दी ही मुख्य बात समझ ली। उसने अपने जन्मजात रूपांतरण मंत्र का उपयोग करके मानव रूप धारण किया, और तभी वह चुपचाप मानव जाति में विलीन हो गया, जिससे अब वह किसी भी असामान्य निगाहों को आकर्षित नहीं करता था। ये सिलसिला 8 या 9 साल तक चला। स्टोन मंकी ने ग्रेट वॉल की यात्रा की, छोटे छोटे काउंटियों का पता लगाया और नानजान बुझों के विभिन्न देशों की यात्रा की। अनजाने में ही वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं रह गया। वीर ने एक क्षणभंगुर स्मृति की तरह देखा, अपनी आंखों से यह प्रत्यक्षदर्शी देखा कि कैसे ये पत्थर का बंदर एक जंगली बंदर से एक मानव जैसी आकृति में परिवर्तित हो गया, जो लगभग एक इंसान से अविभाज्य था। उसने भीख मांगी, किताबें पढ़ी, लेन देन किया। स्टोन मंकी ने अपने रूपांतरण मंत्र पर भरोसा करते हुए मानव जगत में कदम रखा, विभिन्न प्रकार के जीवन जिए, अलग अलग अनुभवों से गुजरा और नश्वर दुनिया की कठोरता को सहन किया। प्रत्येक यात्रा अक्सर एक आम इंसान के पूरे जीवन से कहीं अधिक रोमांचक होती थी, और वीर इस बात से चकित रह जाता था। ये मनमोहक फूल धीरे धीरे आंखों को मोहित कर लेते हैं। नश्वर संसार के भ्रम अक्सर पतन की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को ढक लेते हैं। फिर भी जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, स्टोन मंकी का मन न केवल धूल के एक कण से भी अछूता रहा, बल्कि मानवीय ज्ञान प्राप्त करके उसने विभिन्न सिद्धांतों को भी समझा, और उसका दांव खोजने वाला हृदय और भी शुद्ध हो गया, इस हद तक कि यह एक ऐसा जुनून बन गया जिसे दूर करना मुश्किल था। यदि पहले यह एक सहज दांव हृदय था, एक दोषरहित जैद की तरह जिसमें कोई खामी नहीं थी, तब वह एक शुद्ध कमल का फूल था, जो कीचड़ से बेदाग होकर निकला था, एक ऐसा दांव हृदय जो 100 बार तपकर धूल से अछूता था। 9 वर्षों के सांसारिक अनुभव के बाद भी उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं मिला था। अंततः पत्थर का बंदर खुद को रोक नहीं सका। एक दिन उसने बाजार में सुना कि समुद्र के पार अमर पर्वत है, और बिना किसी झिझक के उसने एक बेड़ा बनाया और फिर से समुद्र में निकल पड़ा, एक बार फिर विशाल महासागर की ओर बढ़ गया।
पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दूर समुद्र के अंत में एक और लोक था जहां अमर लोगों की किंवदंतियां विद्यमान थीं। वह था शिनियू हेझोऊ। एक बार फिर तूफानों ने उसका रास्ता रोक दिया और भविष्य अनिश्चित हो गया। पत्थर का बंदर आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे वह उसके मार्ग का अनुसरण करता गया, वैसे वैसे वीर का अपना मन भी धीरे धीरे अधिक परिष्कृत और पारदर्शी होता गया। ये गहन अनुभव ऐसा था मानो स्टोन मन की स्वयं उसे अपनी विकास यात्रा का प्रदर्शन कर रहा हो। मिथक में वर्णित कुछ पंक्तियां उनकी दृष्टि में अनगिनत अनुभवों पर निर्मित वास्तविकता थी। दाव की खोज करना कितना कठिन है। स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मा इन दोनों का प्रिय ये पत्थर का बंदर भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करता रहा और बार बार खतरनाक परिस्थितियों में फंसता रहा। यदि उनके पास जन्मजात अविनाशी पत्थर के बंदर जैसा शरीर और विभिन्न खतरों से निपटने के लिए रूपांतरणों पर महारत हासिल करने की क्षमता न होती, तो एक साधारण व्यक्ति बहुत पहले ही बिना किसी निशान के मर चुका होता। फिर भी पत्थर का बंदर घावों से लथपथ था और अंततः शिनियू हेझोऊ पहुंचने के बाद उसने दाव की तलाश में एक और कठिन यात्रा शुरू की, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। दुनिया में जिन तथाकथित अमर लोगों की अफवाहें फैली हुई थीं, उनमें से अधिकांश केवल धोखेबाज थे और जो कुछ वास्तविक अमर थे, उन्हें भी मंत्रों की केवल सही जानकारी थी। वे अमर जीवन प्राप्त करने में असमर्थ थे। जिस क्षण से उसने यात्रा शुरू की तब से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मानो वह किसी सम्मोहन में हो। जिस प्रकार पत्थर के बंदर ने सोचा कि इस संसार में भी मोक्ष प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है और वह फिर से समुद्र पार करने की तैयारी कर रहा था, उसी प्रकार एक दिन पहाड़ों में भटकते हुए वह अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा व्याकुल प्रतीत हुआ, मानो उस पर किसी का साया हो, और वह केवल गहरे पहाड़ों की ओर चलने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला प्रकट हुई, जिसमें विदेशी फूल और शुभ घासें, पतले बांस और ऊंचे देवदार के पेड़, ऑर्किड से भरी घुमावदार घाटियां और काई से ढकी चट्टानें थीं। पर्वतों की लहरें उठती थीं, ड्रैगन की नसें छिपी हुई थीं। ये वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक खूबसूरत जगह थी। जब पत्थर का बंदर देख रहा था, तभी अचानक जंगल की गहराई से एक गीत सुनाई दिया, जो धीमा और सुरुचिपूर्ण था और एक अवर्णनीय स्वतंत्रता से ओतप्रोत था। शतरंज के मोहरों को सड़ते हुए देखना, लकड़हारों की लयबद्ध आवाजें, बादलों से घिरी घाटी में धीरे धीरे चलना, लकड़ियां बेचना, शराब खरीदना, आत्मसंतुष्टि में खुलकर हंसना, हरी पगडंडी पर शरद ऋतु के चरम पर चांद का सामना करना, भोर तक चीड़ की जड़ों पर झपकी लेना। अध्याय 428 हठी शून्य को भेदने के लिए वो कौन की आवश्यकता है। दूर से आती हुई मधुर दाव गीत की धुन में एक तरह की बेफिक्री और अनासक्ति का भाव झलक रहा था, मानो किसी खाली घाटी में एकांत में गूंजती हुई कोई ध्वनि हो जिसमें आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति हो। अचेतन रूप से पत्थर का बंदर सुनने में मग्न हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिल में अनगिनत बंदर उछल रहे हों, एक असहनीय खुजली। चहचहाहट, चहचहाहट, चहचहाहट। अमर, यहाँ जरूर कोई अमर होगा। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपने कान और गाल खुजलाते हुए, अपने असली बंदर स्वभाव को प्रकट करते हुए अनियंत्रित रूप से उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी सुनहरी आंखें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं। उसने आगे एक धुंधला पहाड़ी रास्ता, हरी भरी घास और एक लकड़हारा देखा, जो कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। वह देखने में किसान जैसा लग रहा था, फिर भी उसका पहनावा असाधारण था। उसके सिर पर ताजे गिरे हुए बांस के अंकुरों से बनी एक टोपी थी, शरीर पर सूती धागे से बुना हुआ कपड़ा था, कमर पर पुराने रेशम के कीड़े द्वारा बुने रेशम से बनी एक कमरबंद थी, पैरों में सूखी घास से बनी हुई चप्पलें थीं, हाथ में शुद्ध लोहे की कुल्हाड़ी थी और कंधे पर भांग की रस्सी थी। वह चीड़ और सूखे पेड़ों को चीर रहा था। इस लकड़हारे की कुशलता की बराबरी कौन कर सकता था। इस तरह के परिचित दृश्य को देखकर वीर के दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। क्या वह आखिरकार माउंट फानकुन पहुंच गया था? वह बहुत जिज्ञासु था। पश्चिम की यात्रा की पौराणिक कथा में हालांकि फानकुन पर्वत की 3 सितारा गुफा के बारे में ज्यादा कुछ दर्ज नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर सन वुकोंग ने धरती को हिला देने वाली क्षमताएं सीखीं, उसे कैसे कम आंका जा सकता है। इसमें कौन से रहस्य छिपे थे? पूर्वज गुरु के रूप में कुलपति बोधि कम से कम बुद्ध के समकक्ष थे। ये शक्तिशाली अमर और देवता कहाँ चले गए थे? उसके दिमाग में तरह तरह के रहस्य आपस में उलझे हुए थे, मानो कोई गद्दी हो। मिथक निष्कर्ष विधि का यही सटीक अर्थ था, स्वयं को उसमें लीन कर लेना, प्राचीन काल में वापस जाने का सपना देखना, स्रोत से पीछे की ओर जाना और मिथक के रहस्यों का अन्वेषण करना। वीर लगातार देखता रहा और अगली घटना का इंतजार करता रहा। वह देखने में लकड़हारा लग रहा था, फिर भी उसकी शक्ल, सूरत और पहनावा आम लोगों से अलग था।
पत्थर के बंदर की आंखों में सुनहरी रोशनी बेतहाशा चमक रही थी। वह अनियंत्रित रूप से उत्साहित था और आगे बढ़कर मनुष्य की तरह झुककर प्रणाम करते हुए बोला, हे वृद्धामत, आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है। लकड़हारा ने जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी, मुड़ा और अभिवादन का जवाब देते हुए बोला, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो बस गांव का एक साधारण लकड़हारा हूँ, मुझे अमर कहलाने की हिम्मत कैसे हुई? पत्थर के बंदर ने कहा, यदि तुम अमर नहीं हो तो तुम अमर के शब्द कैसे बोल सकते हो? यदि तुम अमर नहीं हो तो अमर ऊर्जा का ऐसा प्रदर्शन कैसे गाया जा सकता है? लकड़हारा तुरंत हंस पड़ा, मैं तो बस पास में रहने वाला एक साधारण लकड़हारा हूँ। ये सब मुझे एक अमर ने सिखाया है। ये सुनकर पत्थर के बंदर ने पूछा, क्या सचमुच यहाँ कोई अमर है? अमर कहाँ है? वह झटपट चलकर वहां पहुंचा और इतने अधीर भाव से बोला कि अगर लकड़हारा ने उसे नहीं बताया तो वह आज नहीं जाएगा। लकड़हारा मुस्कुराया और कुछ भी नहीं छिपाया, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं। इस पर्वत का नाम लिंगताय फानकुन पर्वत है। इस पर्वत में तिरछी चांद की 3 तारा गुफा नाम की एक गुफा है। उस गुफा में कुलपति बोधि नाम के एक अमर व्यक्ति निवास करते हैं। उस पूर्वज गुरु के शिष्यों की संख्या अनगिनत है, अभी भी 30-40 लोग उनके अधीन साधना कर रहे हैं। अगर आप उस छोटे रास्ते से दक्षिण की ओर लगभग 7-8 लीग चलें तो आप उनके घर पहुंच जाएंगे। पत्थर का बंदर बेकाबू होकर उछल कूद करने लगा। दशकों तक नश्वर दुनिया में भटकने के बाद अंततः उसे पहाड़ में रहने वाले एक अमर व्यक्ति के बारे में पता चला। उसने लकड़हारे को पकड़ लिया और तुरंत पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा जताते हुए कहा, बड़े भाई, कृपया मुझे ले चलो। अगर मुझे इससे कोई लाभ होता है तो मैं आपके मार्गदर्शन को कभी नहीं भूलूंगा। लकड़हारा बेबस भाव से बोला, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, खुद जाओ, खुद जाओ। इतना कहकर उसने जबरदस्ती बंदर की पकड़ से खुद को छुड़ाया और कहीं और जाकर लकड़ियां काटने लगा। पत्थर के बंदर के पास हार मानकर वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे लकड़हारा उसकी जाती हुई आकृति को देख रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और उसकी आंखें रहस्यमय डरावनी रोशनी से भरी हुई थीं। हालांकि वीर ने ये सब देखा और गहरी सोच में डूब गया। पश्चिम की यात्रा की पौराणिक कथा में स्वर्गीय अमर सर्वत्र विद्यमान थे और अमर प्राणी कुत्तों से भी बदतर थे। सब कुछ संयोगवश प्रतीत हो रहा था, लेकिन मामला इतना सरल नहीं था। वह लकड़हारा असल में लकड़हारा नहीं था, लेकिन वह बंदर असल में बंदर था। बंदर का माउंट फानकुन क्षेत्र में आकस्मिक प्रतीत होने वाला, लेकिन वास्तव में अपरिहार्य प्रवेश करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा जो गहन चिंतन को प्रेरित करता है। और कुलपति बोधि किस प्रकार के व्यक्ति थे? लेकिन इस समय पत्थर के बंदर ने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने शिष्यत्व और साधना के माध्यम से अमर बनने का अपना उज्ज्वल भविष्य देख लिया हो, और उसका चेहरा पहले से ही खुशी से दमक रहा था। लकड़हारे के कहे अनुसार वह घने जंगल से बाहर निकला और पहाड़ पर चढ़ गया। जल्द ही धुंध से घिरी और अमर ऊर्जा से भरपूर एक अमर गुफा दूर से दिखाई देने लगी। उसने गुफा का द्वार कसकर बंद देखा। वह शांत और सुनसान थी। चट्टान पर केवल एक पत्थर की शिला खड़ी थी, जो लगभग 3 झांग ऊंची और 8 ची चौड़ी थी, जिस पर 10 बड़े अक्षरों में एक पंक्ति अंकित थी, माउंट लिंगताय फानकुन, तिरछे चंद्रमा की 3 सितारा गुफा। उस लकड़हारे ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। पत्थर का बंदर खुशी से झूम उठा। वह उछल पड़ा और सामने पहुंचने से पहले ही उसे एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी और बड़ा फाटक खुल गया। एक सुंदर और प्रभावशाली लड़का बाहर निकला। पत्थर के बंदर को देखकर उसने जरा भी आश्चर्य नहीं जताया और जोर से पुकारा, क्या तुम ही हो जो दाव की खोज में आए हो? ये सुनकर पत्थर का बंदर तुरंत प्रसन्न हो गया। यह मैं हूं, यह मैं हूं। लड़के ने कहा, मेरे पीछे अंदर आओ। पत्थर के बंदर ने अपने कपड़े ठीक किए और गंभीरता से उस लड़के के पीछे पीछे गुफा स्वर्ग में गहराई तक चला गया, गहरे मंडपों और शानदार इमारतों की परतों से गुजरता हुआ, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण था। एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति एक चबूतरे पर बैठा था, जिसके नीचे दोनों ओर 30 छोटे अमर देवता खड़े थे। न तो बौद्ध और न ही दाओवादी, उनमें शून्यता और सहजता का भाव था, मानो वे स्वर्ग के साथ विद्यमान हो और कभी बूढ़े न हो। वह करीब प्रतीत होता था, फिर भी मानो वह दूर बादलों में हो, जिसे केवल ऊपर से देखा जा सकता था, न कि जिसकी गहराई में उतरा जा सकता था। क्या ये कुलपति बोधि है? वीर का हृदय व्याकुल हो गया।
समाधि की अवस्था में उसने उस बूढ़े व्यक्ति में सभी प्राणियों के चेहरे देखे, असंख्य रूपांतरण, फिर भी सब एक ही विचार के भीतर, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हुए, फिर भी सब एक ही सत्ता में विलीन हो रहे थे। फांगचुन क्या है? 3 तारे क्या है? बोधि क्या है? ये हृदय है। सूक्ष्म जगत में उसे कुछ समझ आ गया था। वीर को केवल इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर स्थित दाव हृदय जीन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और बेचैनी से हलचल मचा रहा है। मिथकीय भ्रम लगातार विकसित होता रहा। जैसे ही पत्थर के बंदर ने पूर्वज गुरु को देखा, उसने तुरंत अनगिनत बार प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक कहा, गुरुजी, गुरुजी, आपका शिष्य श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता है। पूर्वज गुरु ने कहा, तुम किस क्षेत्र से हो? पत्थर के बंदर ने उत्तर दिया, आपका शिष्य पूर्वी विजय दिव्य महाद्वीप के आवलाय देश में स्थित हुआ वो पर्वत की जल पर्दे वाली गुफा से है। पूर्वज गुरु ने आदेश दिया, उसे बाहर निकालो। वह एक कपटी और धूर्त व्यक्ति है, वह किसी भी दांव फल की साधना कैसे कर सकता है? पत्थर के बंदर ने जल्दी से लगातार प्रणाम करते हुए कहा, आपका शिष्य ईमानदारी से बोलता है, उसमें कोई छल नहीं है। पूर्वज गुरु ने कहा, यदि तुम ईमानदार हो तो तुम इसे पूर्वी विजय दिव्य महाद्वीप कैसे कह सकते हो? वह स्थान यहाँ से 2 विशाल समुद्रों और दक्षिणी जम्बू महाद्वीप द्वारा अलग है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पत्थर के बंदर ने प्रणाम करते हुए कहा, आपका शिष्य 10 साल से अधिक समय तक महासागरों को पार करता रहा और दुनिया भर में भटकता रहा, तब जाकर उसे अंततः ये स्थान मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्थर के बंदर द्वारा अपनी उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन सुनकर कुलपति बोधि अंततः एक लंबी हंसी हंस पड़े। उनकी आंखें बेहद गहरी थीं, पत्थर के बंदर को घूरती हुई, उनकी निगाहें मानो असंख्य घटनाओं में रूपांतरित हो रही थीं, प्राचीन काल की लंबी नदी को समेटे हुए। सिर्फ एक नजर पड़ने से ही वीर का दिमाग एकदम सुन्न हो गया, और एक पल के लिए उसे ऐसा भ्रम हुआ कि निगाहें पत्थर के बंदर के कवच को भेदकर सीधे उस पर टिकी हुई हैं। उसके कानों में एक हल्की हंसी गूंजी, चूंकि तुम एक बंदर हो तो ये बिल्कुल सही है। मेरे शिष्य अब वो पीढ़ी में है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म नाम सन वुकोंग दूंगा। शून्यता को समझना क्या है? जब ग्रैंडमिस्ट की रचना हुई थी तब मूल रूप से कोई उपनाम नहीं था। हठधर्मी शून्यता को तोड़ने के लिए शून्यता को समझना आवश्यक है। मानो किसी दिव्य वज्रपात ने अराजकता को चीर दिया हो। वीर का मन पल भर में स्पष्ट हो गया, सारा भ्रम दूर हो गया, उसके विचार अलौकिक हो गए, वह माया से मुक्त हो गया और सीधे बादलों की ओर बहने लगा। बूम! वीर की आंखें अचानक खुल गईं, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और अंधेरे को चीर देती है। उसके शरीर में मौजूद मिथ जीन लगातार स्पंदित हो रहा था, पूरी तरह से सक्रिय था। सुंदर बंदर राजा जीन जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। दाव हॉट जीन जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। संक्रमण अध्याय। कल हम कहानी के अगले चरमोत्कर्ष में प्रवेश करेंगे। अध्याय 429 युद्ध की स्थिति में परिवर्तन। नाम वीर। जीवन शक्ति 9780। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 8। दाव हृदय जीन 10। उत्कृष्ट जीन लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन 10। बीस्ट किंग जीन 10। झीवेई जीन 9। मेडिटेशन जीन 8। आनुवंशिक क्षमता 3680। मिथ का वातावरण किसी सपने जैसा था। जब मिथक के सभी रहस्य पूरी तरह से समझ लिए जाएंगे, वही जागृति का समय होगा। शून्य लोक को समझना क्या है? सब कुछ एक सपने जैसा है, एक बुलबुले जैसा है, सब कुछ खाली है, चाहे कितने भी तरीके या बदलाव क्यों न हो, वे मेरे दिल को परेशान नहीं कर सकते। एक ही विचार से दाओ हॉट जीन का अंकुरण हुआ। दाओ हॉट जीन ने अभूतपूर्व प्रगति की। विभिन्न मिथ जीनों के संवर्धन के अलग अलग तरीके होते हैं, आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाना उनमें से सबसे आम तरीका है। मिथक जीन संवर्धन विधि जितनी अनूठी होती है, उतनी ही कठोर होती है, और कभी कभी किसी निश्चित बाधा को पार करने के लिए किसी को एक निश्चित गहन कुंजी को समझना आवश्यक होता है। और दाओ हॉट जीन की खेती की विधि दाओ हॉट जीन का सुदृढ़ीकरण है। एक पौराणिक वातावरण दाओ हृदय जीन को निखारने के लिए समुद्र पार की एक यात्रा, नश्वर दुनिया में एक अनुभव, जहां कुलपति बोधि ने पत्थर के बंदर को ज्ञान प्रदान करके उसे सन वुकोंग बना दिया। वीर को अंततः अड़ियल शून्य को तोड़ने के लिए शून्य लोक को समझना आवश्यक है का सही अर्थ समझ में आ गया। दाओ हृदय जीन पूरी तरह से सक्रिय और जागृत हो गया और तेजी से शून्य को पार करने लगा। उनके जीवन के गुणों में पूर्णतः परिवर्तन आ गया। हैंडसम मंकी किंग जीन 8 अंकों तक मजबूत हो गया और दाओ हॉट जीन एक ही बार में पूरे 10 अंकों तक मजबूत हो गया, जो पहले वाले से कहीं अधिक है।
केवल 2 और अंकों के साथ वीर एक महान साधक बनने की जन्मजात शर्तों को पूरा कर लेगा और उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। ये कदम किसी प्रमुख क्षेत्र में साधारण सफलता नहीं है। वह जिस दुनिया में प्रवेश करेगा वह ग्रैंडमास्टर के तीसरे स्तर की एक नई दुनिया होगी, जहां वह अंतरतारकीय मनुष्यों के बीच एक पूर्णतः श्रेष्ठ अस्तित्व बन जाएगा। बहुत कठिनाइयों के बाद महान साधक स्तर की साधना अंततः पूर्णता तक पहुंच गई। उनकी जीवन शक्ति भी तेजी से महान साधक की 10,000 जीवन शक्ति की सीमा के करीब पहुंच गई, जिससे उन्हें अक्षय शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई और जीन शक्ति निरंतर और अनंत रूप से प्रवाहित होती रही। एक क्षण के लिए वीर को यह प्रबल भ्रम भी हुआ कि उसकी जीन शक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में है कि वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन वह अपने मन में जानता था कि यह जीवन शक्ति के अचानक बढ़ने पर होने वाली एक सहज प्रतिक्रिया मात्र थी, जहां उस अपार शक्ति के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सुंदर बंदर राजा जीन को अभी भी अधिकतम स्तर तक पहुंचने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता थी। ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी समय चाहिए था। हालांकि जीन संवर्धन से त्वरित सफलता मिल सकती थी, फिर भी बढ़ती हुई जीवन शक्ति को चरणबद्ध तरीके से अपनाना आवश्यक था। इसे जबरदस्ती लागू करने से छिपी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं और यह अत्यंत अवांछनीय होता। दाओ हॉट जीन एक सहायक जीन है जो साधना के सार को स्थिर करता है और स्वयं में बहुत अधिक शक्ति नहीं रखता है। जब दाओ हॉट जीन का विकास हुआ तो वीर ने स्वाभाविक रूप से इसके रहस्य को समझ लिया था। केवल इस हैंडसम मंकी किंग जीन को ही, जो माइंड मन की पावर का उपयोग करके एक डोमेन बनाता है, अनुकूलित होने के लिए अत्यधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता। भनभनाहट। वीर ने सहज रूप से मंकी किंग डोमेन को सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण शून्य लोक में कंपन हुआ और माइंड मन की पावर तेजी से बाहर की ओर फैलकर एक विशाल पारदर्शी गोला बन गया। हैंडसम मंकी किंग जीन के 8 अंक तक मजबूत होने के साथ डोमेन का विस्तार स्वाभाविक रूप से 24 मीटर त्रिज्या वाले गोले में हो गया, जिसका आयतन लगभग 60,000 घन मीटर था। केवल त्रिज्या ही पहले की तुलना में दोगुनी हो गई थी और इसकी त्रि-आयामी संरचना के तहत आयतन 8 गुना से अधिक बढ़ गया था। इतना विशाल गोलाकार क्षेत्र पूरी तरह से वीर के नियंत्रण में था। जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार होता गया, उसके दिमाग पर दबाव भी बहुत बढ़ गया। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सावधानीपूर्वक महसूस किया कि वह क्षेत्र पूरी तरह से उसकी दृष्टि में है, 1 इंच भी चूक नहीं हुई है। उसके मानसिक उतार चढ़ाव के कारण डोमेन में तुरंत परिवर्तन आ गया। वूश वूश वूश। सबसे पहले जल वाष्प तेजी से सभी दिशाओं से एकत्रित हुई, हवा में लगातार लिपटते हुए जल अजगरों की तरह घनी, धीरे धीरे फैलती हुई और नदी की तरह बहती हुई, अंतहीन रूप से उफान मारती हुई। जैसे ही इसमें माइंड मन की पावर डाली गई, नदी लगातार फैलती गई, धीरे धीरे भीतरी क्षेत्र से बाहर की ओर बढ़ती हुई, पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। पानी का प्रवाह लगातार बढ़ता गया, जिससे धीरे धीरे एक विशाल जलभराव बन गया जिसने असीम खिंचाव के साथ पूरे क्षेत्र को भर दिया। एक बार उसमें फंस जाने पर व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर वीर के एक विचार से मैदान की स्थिति अचानक फिर से बदल गई। पानी का भंवर घूमता रहा और फिर अजीब तरह से उसके केंद्र से घनी चिंगारियां निकलीं। पानी के भंवर के ठीक बीच से भयंकर लपटें उठीं, मानो वे पानी के प्रवाह को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही हों। ज्वालाओं का मूल कारण दहन नहीं था, बल्कि उच्च ऊर्जा आयन धाराओं का उत्सर्जन था। वीर ने सबसे मूलभूत रहस्य को समझा, जल और अग्नि का रूपांतरण उसकी इच्छा से पल भर में हो जाता था। पानी का बहाव लपटों में बदल गया, जिसके बाद कणों की टक्कर हुई और बिजली की लकीरें दिखाई दीं। विशाल अजगरों के समान मोटी बिजली की लकीरें निरंतर मुड़ती और कुंडलित होती रहीं, मानो वे जीवित हों। वीर के नियंत्रण में आ चुकी वह भयंकर बिजली अब एक पालतू जानवर की तरह शांत थी। बंदर राजा के साम्राज्य के आवरण के नीचे सब कुछ स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति बन गया। हैंडसम मंकी किंग जीन और दाओ हॉट जीन मिलकर सन वुकॉन जीन बनाते हैं। ये दोनों जीन अनुक्रम मूल रूप से एक दूसरे के पूरक थे। दाओ हॉट जीन के जागृत होने के बाद वीर की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और नियमों के प्रति धारणा अधिक तीव्र हो गई और उनका संचालन करना स्वाभाविक रूप से सहज हो गया। बंदर राजा के क्षेत्र का नियंत्रण अधिक परिष्कृत और कुशल होता गया और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पहले से ही गहन नियंत्रण के तहत वीर ने पहले ही स्पष्ट रूप से यह महसूस कर लिया था कि जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, बंदर राजा डोमेन का सार केवल ऊर्जा नहीं था, ये सार में गहराई तक उतरता था, जो अंतरिक्ष में हस्तक्षेप करने और यहां तक कि उसे नियंत्रित करने में भी सक्षम था।
वीर का मन और भी गहराई में उतर गया और उसने स्वयं अंतरिक्ष को महसूस किया, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के प्रवाह के निशान भी। मानसिक हेरफेर के तहत अंतरिक्ष मुड़ गया, प्रकाश अव्यवस्थित हो गया, मानो कोई मृगतृष्णा हो। बंदर राजा के क्षेत्र की सर्वोच्च अवस्था तक महारत हासिल करने का अर्थ था अंतरिक्ष को नियंत्रित करना। उसे लंबे समय से इसका पूर्वाभास था और अब ये पुष्ट हो गया। यदि पहले ये केवल स्थान की एक धारणा थी, तो अब ये धीरे धीरे नियंत्रण के बिंदु तक पहुंच रही थी, हालांकि इसे अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता थी। और जैसे जैसे वीर धीरे धीरे कुशल होता जा रहा था, अचानक उसकी पहचान वाली चिप फिर से बज उठी। कौन है भाई? वीर ने भौहें चढ़ाईं, उसे खोला और एक जानी पहचानी आकृति सामने आ गई। झाओ युई के अलावा और कौन हो सकता था? वीर को देखते ही उसने तुरंत बिना किसी झिझक के सीधे सीधे बात की। छोटे भाई, मुझे अभी तुरंत 1000 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन की आवश्यकता है। क्या आपके पास स्टॉक में है? इतना ज्यादा? वीर की भौहें और भी तन गईं। हालांकि वह वर्तमान में क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन टीम का प्रबंधन कर रहा था और दैनिक उत्पादन कम नहीं था, फिर भी इस पर पूरी तरह से सेना का एकाधिकार था और बाहरी लोगों को इसमें दखल देने की अनुमति नहीं थी। भले ही आवंटन में उसे कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हो, फिर भी 1000 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन बहुत अधिक और प्रबंधित करने में बहुत मुश्किल थी, जब तक कि वह स्वयं इसे अभी परिष्कृत न कर ले। छोटे भाई फैंग, कृपया मेरी मदद कीजिए। इसे मेरी ओर से एक एहसान समझिए। चाहे पुण्य हो, स्टार कॉइन हो या पौराणिक अवशेष, आप जो चाहे कीमत बता दीजिए। झाओ युई असामान्य रूप से जल्दबाजी में थी। वीर ने तुरंत सहमति नहीं दी। वरिष्ठ झाओ, आपको 1000 किलोग्राम क्रिम्सन सरपेंट फायर मेडिसिन देना कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात यह है कि आपको मुझे ये बताना होगा कि आपको इतने बारूद की आवश्यकता क्यों है। ये सुनकर झाओ युई दंग रह गई। छोटे भाई वीर, क्या आपको पता नहीं? मैं तो स्वाभाविक रूप से अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही हूं। इतनी जल्दी बात यहां तक कैसे पहुंच गई? वीर आश्चर्यचकित था। लगता है तुम बहुत लंबे समय से एकांत में रहे हो और युद्ध क्षेत्र पर ध्यान देना भूल गए हो। अंतरतार की यह महान दीवार ने अपना सर्वोपरि हथियार तैनात कर दिया है। जीत हमारी ही होगी, तुम खुद देख लोगे, झाओ युई ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आता है। घोस्ट ब्लैक टाइड अंतरिक्ष में भयंकर रूप से उमड़ता हुआ आ चुका था। महान युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। वह इतनी निश्चित कैसे हो सकती थी कि मानवता की जीत निश्चित ही होगी? वीर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, कमरे से बाहर निकला, चीन की महान दीवार के प्राचीर पर आया और तारों भरे आकाश की ओर देखने लगा। उन्होंने देखा कि अंतरतार की यह युद्ध क्षेत्र पहले से ही काफी अलग हो चुका था। असंख्य भूतिया यांत्रिक जीवों ने ऊर्जा ढाल को तोड़ते हुए अंतरतार की यह महान दीवार पर प्रहार किया। चांदी की आकृतियां बिजली की तरह तेजी से हवा में चमक उठीं, यांत्रिक राक्षसों की लहर के बीच से गुजरती हुई, मानो युद्ध के देवता पुनर्जन्म ले चुके हों। वे भयानक यांत्रिक जानवर उनके हाथों में तरबूज और सब्जियों की तरह आसानी से काटे जा सकते थे। क्या ये वही सर्वोत्कृष्ट हथियार था जिसके बारे में झाओ युई बात कर रही थी? अध्याय 430 परम हथियार। चीन की विशाल दीवार पर खड़े होकर वीर खाली निगाहों से घूर रहा था। इस दौरान वह एकांत में साधना कर रहा था, क्योंकि उसे शुरू में लगा था कि मनुष्यों और भूतों के बीच यह नस्लीय युद्ध लंबा चलेगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतनी जल्दी भड़क उठेगा और दिन रात बिना रुके चलता रहेगा। चीन की महान दीवार के बाहर हर पल युद्ध छिड़ा हुआ था। अंतरिक्ष यान, रोबोट और तोपें लगातार ब्रह्मांड पर बमबारी कर रही थीं, चकाचौंध भरी और शानदार मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही थीं और सब कुछ नष्ट कर रही थीं। दो जातियां विशाल असीम ब्रह्मांड में दिन रात एक सीधे अंतहीन संघर्ष में उलझी हुई थीं, जिसके रुकने का कोई संकेत नहीं था। इस बिंदु पर दोनों जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा अब रणनीति या योजनाओं के बारे में नहीं रह गई थी, यह एक क्रूर सीधे हाथों की लड़ाई थी। एक प्राणी ने विशाल तारा नदी को पार किया था, ऊर्जा को भस्म करते हुए और विभिन्न जातियों का विनाश करते हुए। दूसरे ने प्राचीन महान दीवार का निर्माण किया था, जिससे तारा नदी को नियंत्रित किया जा सके और अपने देशवासियों की रक्षा की जा सके। दोनों जातियों के बीच का युद्ध विश्वासों की एक अंतहीन लड़ाई थी, और उससे भी बढ़कर उनकी वास्तविक नींव की एक प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रत्येक जाति दूसरी जाति की हर चीज को लगातार अंतहीन रूप से नष्ट करने के लिए बेताब थी। पिछली खोजी लड़ाइयों के बाद ग्रेट वॉल लीजन ने अपनी पहली जीत हासिल की, जिससे मनोबल में काफी वृद्धि हुई। अब वे केवल बचाव ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जवाबी हमला भी करने लगे।
ऊर्जा कवच शहर की दीवार की तरह ठोस और अभेद्य था, जो उन सभी अदृश्य भूतों को रोक रहा था। उस कवच के भीतर विशाल सेना के समान कुलीन योद्धा ब्रह्मांड में खड़े थे, पूर्ण चांदी के कवच में लिपटे हुए, जो उनके शरीर के साथ एकीकृत था, अविभाज्य, उनकी आभा एक पहाड़ की तरह अविचल। घोस्ट ब्लैक टाइड अभी भी वर्महोल के माध्यम से यांत्रिक सेनाओं का लगातार परिवहन कर रहा था, उन्हें अपने वश में करने के लिए घोस्ट का उपयोग कर रहा था, ऊर्जा ढाल को जबरदस्ती तोड़कर अंतरतारकीय महान दीवार पर घातक हमले कर रहा था। चांदी के कवच से लैस ये योद्धा पिछले अंतरतारकीय साधकों से बिल्कुल अलग थे, उनमें से प्रत्येक एक कुलीन योद्धा की तरह था, निडर, और उनकी तकनीकें चरम सीमा तक निपुण थीं, जिनमें हर जगह घातक चालें शामिल थीं। कवच पहने हुए उन्होंने सीधे भूत या यांत्रिक जानवरों के साथ भयंकर युद्ध किया, जरा भी पीछे नहीं हटे और अत्यधिक क्रूरता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा वे विभिन्न मानव जीन मार्शल आर्ट में निपुण थे, और अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से पूर्ण किए गए इस कौशल को उन्होंने बिना किसी स्पष्ट दोष के गहन स्तर तक पहुंचा दिया था। उनके सामने वे विकराल यांत्रिक जानवर बेजान कठपुतलियों की तरह थे, जरा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ, मानो किसी कुशल कसाई द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। उनके शरीर का हर हिस्सा कमजोरी के रूप में उजागर हो रहा था। जहां भी चांदी के कवच वाले योद्धा गए, उन्होंने अपने पीछे यांत्रिक मलबे का ढेर छोड़ दिया, जिससे वह क्षेत्र खंडहर में बदल गया। बूम बूम बूम, ब्रह्मांड कांप उठा। सैकड़ों की संख्या में ऑक्टोपस जैसे आकार के कई प्रेतवादित यांत्रिक जीव प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक एक तैरते हुए द्वीप जितना विशाल था। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, भूतों की लहरें लगातार बढ़ती गईं और अपने साथ अधिकाधिक यांत्रिक राक्षस लाती गईं। भूतों की असली मुख्य सेना प्रकट हो चुकी थी। पहले की तुलना में आक्रमण का दायरा 10 गुना से अधिक बढ़ गया था। भूतिया यांत्रिक जानवरों के नेतृत्व में अनगिनत यांत्रिक जानवर सबसे वफादार सैनिकों की तरह चारों ओर उमड़ पड़े, एक शक्तिशाली धारा में आगे बढ़ते हुए अवरोधक अंतरतारकीय महान दीवार के खिलाफ हमलों की एक ज्वारीय लहर शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य इसे पूरी तरह से निगल जाना था। हालांकि अंतरतारकीय महान दीवार बहुत विशाल थी, लेकिन अगर वास्तव में उस पर ऐसा हमला होता तो उसे निश्चित रूप से व्यापक क्षति पहुंचती। लेकिन चांदी के कवच वाले उन योद्धाओं के सामने ये सब पूरी तरह से रुक गया। हालांकि यांत्रिक राक्षसों की तुलना में उनके शरीर छोटे दिखाई देते थे, लेकिन वे इस्पात की तरह अधिक अथक, अत्यंत शक्तिशाली थे और यांत्रिक राक्षसों से आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गए। उनकी हरकतें पूर्णतया समन्वित थीं, उनका सहयोग अविश्वसनीय रूप से सहज था, और उनकी चालें त्रुटिहीन थीं, मानो मशीनें अथक हों। फिर भी उनमें अनगिनत मानव जीन मार्शल आर्ट का सार देखा जा सकता था, कुछ ऐसा जो नीरस मशीनें हासिल नहीं कर सकती। हजारों योद्धा, फिर भी वे एक होकर आगे बढ़े, उनकी शक्ति एकजुट थी, हत्या की मशीनों की तरह, लगातार यांत्रिक राक्षसों का संहार करते हुए, हर जगह तबाही मचाते हुए। उनमें से सैकड़ों आकृतियां सबसे आगे खड़ी थीं, उनकी तलवारें और अन्य हथियार अविनाशी थे, जो सीधे यांत्रिक राक्षसों के सबसे कमजोर बिंदुओं पर निशाना साध रहे थे, उन्हें दो टुकड़ों में काट रहे थे, कुछ भी अछूता नहीं छोड़ रहे थे। यहां तक कि विशालकाय यांत्रिक जानवर भी प्रतिरोध नहीं कर सके। इन पिस्सू जैसी आकृतियों द्वारा उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और उनके मलबे को तुरंत मानव पुनर्प्राप्ति अंतरिक्ष यान द्वारा अनुसंधान के लिए ग्रेट वॉल पर वापस ले जाया गया। अविश्वसनीय रूप से कठोर ब्रह्मांडीय मिश्र धातु से निर्मित यांत्रिक कवच उनकी तेज धार वाली तलवारों के नीचे आश्चर्यजनक रूप से नाजुक था, जो जरा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। चांदी के कवच से सजे योद्धा मानो युद्ध के देवता अवतरित हुए हों, और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से युद्ध क्षेत्र का रुख पलट दिया, जिससे मनुष्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। वीर ने ये सब देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। चांदी के कवच से लैस ये योद्धा अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थे, जिनमें असीम सहनशक्ति और अविनाशी शरीर थे, वास्तव में एक अजेय अस्तित्व थे। फिर भी वीर को उनमें मिथ जीन की कोई शक्ति महसूस नहीं हुई। तो आखिर उनकी शक्तिशाली काया और ताकत कहां से आए? क्या वे अब भी इंसान थे? ... ये सब एक रहस्य ही बना रहा। वीर ने पूछे बिना नहीं रह सका, वरिष्ठ झाओ, आखिर चल क्या रहा है? ये चांदी के कवच वाले योद्धा कौन है? वह हिचकिचाया और उन्हें संदर्भित करने के लिए चीजें शब्द का प्रयोग करने से सावधानीपूर्वक परहेज किया। इस समय झाओ युई शांत दिख रही थी, उसकी आंखों में कट्टरता भरी हुई थी। वीर, तुम अभी अभी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी पहुंचे हो, इसलिए तुम्हें इसके रहस्यों का अभी पता नहीं है। जो तुम अपने सामने देख रहे हो, वह हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी की असली नींव है, और साथ ही हमारा सबसे गहरा छिपा हुआ अंतिम हथियार, सिल्वर वॉर गॉड्स।
उनका कवच एक अज्ञात ब्रह्मांडीय मिश्र धातु से बना है, जिसकी नकल करना असंभव है, और उनके शरीर हीरे के बने हैं, जो अटूट हैं। जहां भी उनकी तलवारें जाती हैं, कुछ भी अछूता नहीं रहता। हालांकि उन यांत्रिक राक्षसों की हड्डियां स्टील की और शरीर लोहे के हैं, लेकिन उनके सामने वे टोफू की तरह नाजुक हैं। उसे इन चांदी के कवचधारी योद्धाओं को इतनी उच्च स्थिति तक पहुंचाते देख वीर ने भौहें चढ़ाते हुए अपना सबसे बड़ा सवाल पूछा, चूंकि वे बहुत पहले से अस्तित्व में थे, तो वे पहले युद्ध के दौरान क्यों प्रकट नहीं हुए, जिससे बड़ी संख्या में मूल्यवान अंतरतारकीय साधकों को व्यर्थ में खुद को बलिदान करने का मौका मिला। ये सुनकर झाओ युई ने उसे ध्यान से देखा, उसके विचारों को समझा और शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि रजत युद्ध देवताओं को अंशांकन की आवश्यकता थी। कैलिब्रेशन। वीर का दिल चौंक गया। क्या आप यही कह रहे हैं? ये सिल्वर वॉर गॉड्स इंसान नहीं बल्कि मशीनें हैं। नहीं, उन्हें तो सिर्फ आधा मशीन ही माना जा सकता है। झाओ युई ने सिर हिलाया। वीर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। झाओ युई ने संकोच नहीं किया और एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो आम लोगों को शायद ही पता हो। यद्यपि रजत युद्ध देवताओं के शरीर यांत्रिक हैं, लेकिन उनकी आत्माएं मानव हैं। वे वरिष्ठ योद्धा हैं जो हजारों वर्षों से हमारी अंतरतारकीय महान दीवार के युद्ध क्षेत्रों में अजेय रहे हैं। भूत जाति से युद्ध के बाद हम मनुष्यों को लाभ हुआ है। हम सीमित हद तक भूत तकनीक की नकल कर सकते हैं। इसलिए इन वरिष्ठ योद्धाओं की मृत्यु के बाद उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने मस्तिष्क दान कर दिए। उनकी युद्ध क्षमता को परिष्कृत करके नए निर्मित यांत्रिक शरीरों में डाल दिया गया, जिससे वे परम हथियार बन गए। दुर्भाग्य से हमारी भूत तकनीक पूरी तरह से अपूर्ण है और आत्माएं पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इन युद्ध देवताओं की युद्ध शक्ति का केवल 3 से 4/10वां हिस्सा ही बहाल कर सकते हैं जब वे जीवित थे। हमें विशेष मशीनरी के माध्यम से शारीरिक जीन शक्ति का अनुकरण भी करना होगा, लेकिन फिर भी उनकी असीम सहनशक्ति और किसी भी समय बदले जा सकने वाले शरीर उन्हें हमारी अंतरतारकीय महान दीवार का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बनाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है। वीर बढ़ती हैरानी के साथ सुनता रहा, उन चांदी जैसी मूर्तियों को देखता रहा जो मृत्यु के बाद भी लगातार भूत जाति से लड़ रही थी, और वह उनके प्रति गहरा सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय झाओ युई ने फिर कहा, नवीनतम जानकारी के अनुसार ये भूतिया हमला केवल मध्यम स्तर का कालाज्वार है, बड़े पैमाने का नहीं। क्योंकि आपने बार बार गद्दारों की साजिशों का पर्दाफाश किया है, इसलिए महान दीवार ने रजत युद्ध देवताओं को उनकी लंबी नींद से समय से पहले जगा दिया है। हमारी अंतरतारकीय महान दीवार निश्चित रूप से जीतेगी, ये केवल समय की बात है। लेकिन रजत युद्ध देवता महान दीवार की रक्षा करने वाली परम शक्ति हैं और उनकी संख्या अधिक नहीं है। यदि वे विशाल ब्रह्मांड में सक्रिय रूप से हमला करते हैं तो उन्हें आसानी से विभाजित करके पराजित किया जा सकता है, और एक भी हारना बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए यही हमारा अवसर होगा। इसीलिए मुझे अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारी के लिए बड़ी मात्रा में लाल सर्प अग्नि औषधि की आवश्यकता है। कृपया जूनियर फैन, आप इसमें मेरी मदद करें। तो बस यही बात है। ये सुनकर वीर मुस्कुराया और बोला, हमारी दोस्ती को देखते हुए सीनियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? शर्त होने पर सफलता की गुंजाइश थी, और झाओ युई आश्चर्यचकित होने के बजाय प्रसन्न हुई। वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, अर्थात अंतिम निर्णायक युद्ध के दौरान कृपया मुझे भी सीनियर झाओ की टीम के साथ ले जाने की अनुमति दें। क्या तुम भी भाग लेना चाहते हो? ये सुनकर झाओ युई चौंक गई। उसने वीर की ओर देखा और बोलने में हिचकिचाए। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें कहना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि वह जानती थी कि वीर में अपनी साधना के स्तर से ऊपर लड़ने की ताकत है, लेकिन उसकी कमजोर साधना को बदला नहीं जा सकता था। अंतिम निर्णायक युद्ध निस्संदेह खतरों से भरा होगा, जिसमें दोनों पक्ष अपने सभी तुरुप के पत्ते खोल देंगे, यहां तक कि ग्रेट वॉल के मार्शल भी संभवतः व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल होंगे। ग्रैंड मास्टर स्तर की युद्ध शक्ति के बिना कोई भी मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता। वीर इतनी आसानी से इतने बड़े खतरे में जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने का उसका सफर अब ज्यादा दूर नहीं था। यही उनका सबसे बड़ा आत्मविश्वास था। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अपना तुरुप का पत्ता नहीं बताया, बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी। सीनियर झाओ, चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। वीर ने अंतरिक्षीय युद्ध क्षेत्र में लगातार यांत्रिक राक्षसों का शिकार कर रहे रजत युद्ध देवताओं पर एक नजर डाली और धीरे से कहा, अंतरिक्षीय मनुष्यों का भविष्य हम जीवित लोगों के हाथों में है।
हम उन वरिष्ठ मानवों को मृत्यु के बाद भी शांति से वंचित नहीं रहने दे सकते जो लगातार अपना रक्त बहाते हैं और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। ये वास्तव में मानवता के लिए एक कलंक होगा।